तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है वीक 8। दिस इज आवर लास्ट वीक और होपफुली हमारी जो जर्नी है, जो हमारा मोटिव था, वो हमने अचीव किया। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आप लोगों की प्रैक्टिस पे कि आप लोग कितना प्रैक्टिस करते हैं और किस तरह से आप उस चीज़ को अवेल करते हैं जो हमने पढ़ी है। आई डू रिकमेंड कि आपने अपने आप को अपग्रेड रखना है इस वीक के बाद। ठीक है। ये नहीं कि आपने पढ़ ली पाइथन और आपको बेसिक आ गया सो यू डोंट नीड टू वर्क हार्ड। डेफिनेटली यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू चूज द राइट पाथ। ठीक है। इससे आपको ये हुआ होगा, इन जो हमने क्लासेस ली हैं या जो भी कुछ हमने इसमें पढ़ा है, इसमें आपके पास एक विजन क्लियर हुआ होगा कि आखिर आपने करना क्या है, व्हाट यू हैव टू चूज एंड हाउ यू हैव टू स्टार्ट योर वर्क। ठीक है। तो ये चीजें हमारी थी। ठीक है। डेटा साइंस के अंदर ऑलमोस्ट चीजें यही थी जो हमने पढ़ी। ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स आती हैं, वो आप अब जब आपके पास एक बेसिक एक बिल्डिंग ब्लॉक आपके पास बन चुका है, अब आपने इससे एक बिल्डिंग बनानी है। ठीक है। अपने स्किल्स की बिल्डिंग आप डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स को एक्सप्लोर करें। ठीक है। वहां से पढ़ना स्टार्ट करें और इन चीजों को डिटेल में लेके जाएं। ठीक है। तो ये था कि जब आप लोगों के पास एक बेसिक पॉइंट नहीं था, अब आपके पास एक बेसिक आ गई है। अब आपने इस चीज को यूज करते हुए अपनी स्किल को एनहांस करना है और उसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे, आप कोई चीज आती भी होगी आप नहीं कर पाएंगे। सेम आप इसी तरह इसको इस तरह अज्यूम करेंगे, आपको लेट सपोज ड्राइविंग आती है। अगर आप मुसलसल ड्राइविंग करते रहेंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे, आपको हर चीज स्मूथ नजर आएगी। बट अगर आप क्या करते हैं कि आप एक साल बाद ड्राइविंग करते हैं, एक साल ड्राइविंग नहीं करते, तो आपको क्लियरली डिफरेंस नजर आएगा। तो हर चीज में यही होता है ना, आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है और कोशिश करें कि ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएं जो रियल वर्ल्ड में कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बिकॉज इफ यू वांट टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, आपने स्टैंड आउट करना है अपने आप को क्राउड में, तो आपको डेफिनेटली कुछ ऐसा करना होगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे। बाकी लोग क्या कर नहीं करते, कंसिस्टेंट नहीं रहते। यू हैव टू मेक योर सेल्फ कंसिस्टेंट ताकि आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो आप लोग अचीव कर पाए। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा ये वीक 8 स्टार्ट होने लगा है। इसमें हम मशीन लर्निंग की थोड़ी सी बेसिक पढ़ेंगे और एक मशीन लर्निंग मॉडल भी ट्रेन करके देखेंगे कि आखिर ये क्या चीज होती है। मशीन लर्निंग आपने सुना तो बहुत होगा, ठीक है, बट ये होती क्या है, रियल में ये किस तरह से ड्राइव हुई है, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, बट उससे पहले मैं आप लोगों को जो आप लोगों के इश्यूज आ रहे थे ना वर्जन्स के, वो मैं सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। हम रियल टाइम में इश्यूज को भी देखेंगे और देखेंगे कि अगर इस तरह के इश्यूज आते हैं तो आप लोग किस तरह से कवर कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया है। आई होप सो मेरी स्क्रीन सबको विजिबल होगी, नहीं हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। इसमें पाइथन वर्चुअल इन्वायरमेंट के बारे में हर एक गाइड, जो भी नेसेसरी कोड्स होते हैं, वो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। ठीक है। हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अच्छा, वर्चुअल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है। लेट्स सपोज आप एक घर में रहते हैं, ठीक है, और उसके अंदर डिफरेंट रूम्स हैं आपके पास। ठीक है। मैं आपके घर को कह रहा हूँ एक पाइथन, ठीक है, पाइथन का एक जो समझे इंटरप्रेटर, या जो आज जिससे आप कोड करते हो, वो पाइथन आपका एक घर है। अब इसके अंदर आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाते हो, यानी डिफरेंट रूम्स बनाते हो। तो हर रूम की एक स्पेसिफिकेशन होती है। ठीक है। एक यू यू समझे कि जो रूम 1 है वो रूम 2 से डिफरेंट होगा डेफिनेटली कहीं ना कहीं। लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, स्टडी रूम एंड प्रेयर रूम, ये दो रूम है लेट सपोज आपके पास। तो स्टडी रूम के अंदर जो चीजें होंगी वो प्रेयर रूम के अंदर नहीं होंगी। मोस्ट कॉमनली अगर हम देखा जाए तो स्टडी के अंदर, स्टडी रूम के अंदर हमारे पास क्या होगी, एक लाइब्रेरी टाइप शेप होगी, इसके अंदर हमारे पास बुक्स होंगी। वेरएस प्रेयर के अंदर देखें तो हमारे पास जानमाज होगा। ठीक है। हमारे पास क्लीन क्या कहते हैं सरफेस होगा और हमारे पास बुक्स वहां भी होगी, लेकिन वो दूसरी रिलीजियस बुक्स होंगी। ठीक है। तो क्या हुआ कि आपके डिफरेंट रूम्स के अकॉर्डिंगली आपके डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। इसी तरह क्या होता है, जब आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना, हर प्रोजेक्ट की एक रिक्वायरमेंट होती है। लेट सपोज मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, उसमें मैंने पाइथन 3.12 वाला वर्जन यूज किया।
और अगला एक वर्जन में बनाने लगा हूँ, यानी एक और प्रोजेक्ट बनाने लगा हूँ जिसका मेरे पास है इन्वायरमेंट, या यूं समझे पाइथन वर्जन है वो 3.10 है। तो अगर मैं 3.10 ग्लोबली पड़ा हुआ है, अगर मैं उसमें कोई जाके चीज इंस्टॉल करता हूँ तो ओवरऑल रिफ्लेक्ट करेगी मेरी पूरी पाइथन को, पाइथन 3.10 को। बट व्हाट अबाउट कि मैं 3.10 के अलग अलग इन्वायरमेंट्स बना लेता हूँ, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि ये वाला जो इन्वायरमेंट है ना, ये मैंने बनाया था पाइथन स्ट्रीमलिट प्रोजेक्ट के लिए, और ये वाला जो 3.10 वाला इन्वायरमेंट पड़ा हुआ है ना, ये मैंने बनाया था अपनी मशीन लर्निंग के लिए। तो क्या होगा कि आपके पास डिफरेंट वर्जन होंगे, कभी भी एक वर्जन दूसरे वर्जन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। लेट्स सपोज 3.10 वाले जो प्रोजेक्ट वन के वर्जन वन आपने जो बनाया था, एनवायरमेंट वन बनाया था, उसमें जो भी आपने चीजें इंस्टॉल की हैं वो पाइथन 3.10 के जो दूसरे प्रोजेक्ट के वर्जन उस पर नहीं जाएंगी, सिर्फ उसके अंदर ही रहेंगी। ये किस तरह से होगा, क्या चीजें होती है, मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ, ठीक है। आप लेट सपोज मैं ना यहाँ पर एक फोल्डर बना रहा हूँ ताकि हम चीजों को इजी लेके जा सके। इनको मैं डिफरेंट नाम देता हूँ। मेरा है पहला प्रोजेक्ट वन, ठीक है, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ प्रोजेक्ट टू का। लेट सपोज आपके पास ये दो प्रोजेक्ट हैं और आपने दोनों प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट कोड होगा, डेफिनेटली डिफरेंट लाइब्रेरीज होंगी, मैं अज्यूम करता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अभी मैं प्रोजेक्ट वन के अंदर हूँ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं ओपन करता हूँ ना, तो मैं डायरेक्टली कोडिंग स्टार्ट नहीं करूंगा। मेरा सबसे पहला काम अब क्या होगा, मुझे इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाना है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो वो किस तरह से बनता है, आप यहाँ टर्मिनल पे जाएंगे और न्यू टर्मिनल खोल लेंगे, या आपके पास यहाँ पर टर्मिनल आ गया। अभी आपके पास देखिए सिर्फ पाथ लिखा हुआ है जहां पर मैं बैठा हुआ हूँ अभी। ये मैं डे वीक 8 के डे वन के अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था प्रोजेक्ट वन के नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ, पहले मैं एक कमांड लिख सकता हूँ जो कि हमने डे स्टार्ट पे देखी थी, पाइथन डैश डैश वर्जन। ये आपको क्या बताता है कि आपके पास इस इन्वायरमेंट में वर्जन कौन सा है, ठीक है। अब लेट सपोज इस वर्जन को यूज करते हुए मैंने क्या कहते हैं पाइथन इन्वायरमेंट बनाना है, पाइथन वेरिएबल का एक इन्वायरमेंट बनाना है जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसको एक्टिवेट करूँ, उसमें वो चीजें इंस्टॉल करूँ। कैसे, किस तरह बनता है, कमांड क्या है, सबसे पहले आप पाइथन लिखेंगे, फिर डैश एम देंगे। एम का मतलब होता है मेक, बनाए, ठीक है। और फिर वो पूछेगा क्या बनाऊं, मैं उसको कहूंगा VENV बनाए। VENV मतलब वी से वर्चुअल, ENV से इन्वायरमेंट, वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाए। फिर मैंने स्पेस दिया। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि नाम तो बताओ वर्जन, इस वर्जन के इन्वायरमेंट का नाम क्या बताओ लिखना है। तो मैं इसको कहता हूँ कि ना आप इसका नाम बना दे MyENV, ठीक है। जैसे मैं इसको इंटर करूंगा ना, तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे कि आपके पास एक फोल्डर बनेगा। अभी यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ, ये देखें एक फोल्डर बनना था, लेकिन अभी ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। MyENV, इसको बनने दें, ये आपसे 30 या 40 सेकंड लेगा और आपका एक इन्वायरमेंट बना देगा, ठीक है। इसने इन्वायरमेंट बनाया बट हमें एक एरर भी दिया। हम इस एरर को भी डीबग करेंगे कि आया कि ये हमारे कोड को इशू क्रिएट कर सकता है कोड में या नहीं, ठीक है। मैं ये कोड कॉपी करूंगा। आज हम एआई टूल का भी यूज करना सीखेंगे, किस तरह से एफिशिएंटली हम एआई टूल को यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, आप कोई भी एआई टूल यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए जस्ट चैट जीपीटी ओपन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर सबसे पहले उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि मुझे क्या इशू आ रहा है। अब मैं सबसे पहले अपना इशू बताऊंगा, या अच्छी प्रॉम्प्ट क्या होती है कि आप पहले उसका रोल डिफाइन कर लो कि भाई आपका काम क्या है मेरे मकसद में। हमें तो पता है चैट जीपीटी हर एक चीज कर सकता है, बट मैं उसे एक्सप्लिसिटली बताऊंगा कि भाई आपका रोल क्या है। मैं कहूंगा एक्ट एज एन एक्सपर्ट पाइथन डेवलपर, ठीक है। मैंने उसको चैट जीपीटी को या कोई भी LLM मॉडल को या एआई मॉडल को मैंने उसका सबसे पहले प्रॉम्प्ट पे रोल बताना होता है। इससे क्या होगा कि वो अपनी सारी नॉलेज इस पर कनेक्ट करेगा पाइथन डेवलपर पर। मैंने उससे कहा कि आप एक्ट इस तरह करना कि आप पाइथन डेवलपर हो, आई एम मेकिंग एन न्यू इन्वायरमेंट फॉर माय न्यू प्रोजेक्ट,
कैन यू, पहले आपने उसको बता दिया कि आप क्या कर रहे हैं, अब आप बताएंगे कि आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से बता दिया कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, और अब मैं उससे उसे ये बता रहा हूँ कि मैं आपसे एक्सपेक्ट क्या करता हूँ। कैन यू हेल्प मी टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द इशू एंड हाउ टू सॉल्व इट। अब इससे अच्छी एक स्टेप और इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, हमारे 3 स्टेप हमने यहाँ पर इंक्लूड किया। पहले मैं उससे बताया कि प्रॉम्प्ट में कि आपने एक्सपर्ट डेवलपर यानी उसका रोल क्या है, यानी चैट जीपीटी किस तरह मुझे इंस्ट्रक्ट करे। मैंने उसे कहा कि भाई आप पाइथन डेवलपर बन जाओ मेरे लिए। ठीक है, उसने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा मैं क्या करने जा रहा हूँ, वो मैंने उसे बताया। मैं कहा मैंने एक न्यू इन्वायरमेंट बनाना है न्यू प्रोजेक्ट के लिए, और फिर मैंने उसको टास्क दे दिया। ठीक है, कैन यू हेल्प मी टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द इशू एंड हाउ टू सॉल्व इट। और आखिरी में आपने बताना होता है कि आपको आउटपुट किस तरह का चाहिए। मैं उसको कहूंगा गिव मी रीजन एंड सॉल्यूशन, बस ये चीज मुझे चाहिए। और उसके बाद अपनी क्यूरी पेस्ट करते हैं जो भी इशू आ रहा है। अब हम वेट करेंगे, अब देखें वो क्या बता रहा है। यस, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर पाइथन इंस्टॉलेशन इटसेल्फ वर्क बट वी एंड वी गेटिंग स्टक व्हाइल ट्राइंग टू इंस्टॉल पिप इन अ न्यू वर्चुअल एनवायरनमेंट। मुझे पहली लाइन पढ़ते ही मसला समझ में आ गया। वो कह रहा है कि आपका इन्वायरमेंट सही बना है, आपका पाइथन बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन आपके पास जो इशू आया ना वो पिप इंस्टॉल होते हुए आया। आपको पता है पिप क्या था? हम जब भी कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करते थे तो हम पिप की मदद से करते थे। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, लाइब्रेरी किसकी मदद से इंस्टॉल करते थे? पिप कमांड की। तो जब हम न्यू वर्चुअल इन्वायरमेंट बना रहे हैं तो उसके अंदर भी पिप आ रहा है। तो बोला ये क्यों हुआ है, उसने मुझे रीजन दिया। मैंने उसको क्या कहा था, मुझे आउटपुट किस तरह चाहिए, गिव मी रीजन एंड सॉल्यूशन। उसने मुझे पहले रीजन बताया, व्हाट इट हैपन यू रैन पाइथन एम वीएनवी माई एम वीएनवी। मैंने यही किया कि पहले मैंने उसको पाइथन को बताया कि डैश एम का मतलब है मेक करो। क्या मेक करना है, उसे मैंने बताया कि वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है जिसका नाम हो माई वीएनवी। नॉर्मली पाइथन डज टफली दिस, इस तरह से करता है वो ना, ये कमांड रन करता है। इसके बाद योर ट्रैफिक शोज दैट, ये यहां पर आकर फंस गया पिप पे, एंड देन दिस। ठीक है, अब मुझे वो स्टेप्स बता रहा है। फर्स्ट चेक, अब जो मुझे कमांड दे रहा है मैं उससे चेक करूंगा। यानी वो ये कह रहा है कि आपके पास जो पिप के वर्जन है ना वो लेटेस्ट अपग्रेड नहीं है। आप क्या करो, पहले पावर शेल में जाके इसको अपग्रेड कर लो, देन वो क्या करेगा, सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेगा। लेट्स सी, हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास वर्क करता है नहीं। मैंने यही कमांड कॉपी की और पेस्ट किया। हम वेट करेंगे। उसने मुझे 2 डायरेक्शन दी एंड का रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। वो मुझे कह रहा है कि आपकी जो भी वर्जन है वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। ठीक है, ठीक हो गया। और वो कह रहा है कि जो अभी आपने बनाया है ना उसको वापस से डिलीट कर दो क्योंकि वो इनकम्प्लीट इन्वायरमेंट है। मैं क्या करूंगा, इसी कमांड को रन करते हुए इसको डिलीट करूंगा, यहाँ पर पेस्ट करूंगा। ओके, मेरे को पुरानी कमांड चल गई, कॉपी नहीं हुआ। मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, इसे कॉपी करके और इसको एग्जीक्यूट करके। ठीक है, आप यहाँ देखें क्या हुआ कि पाइथन जो मैंने वर्जन जो मैंने इंस्टॉल किया था एनवायरनमेंट वो डिलीट हो गया यहाँ से, क्योंकि वहां पर मसला था। और किस तरह डिलीट हुआ है, तो एक नई कमांड भी मिल गई। ठीक है, ये सारी कमांड लिखनी है और आगे उस फोल्डर का नाम लिखना है। आपने लिखा तो वो फाइल आपके पास है, डिलीट हो गया। अच्छा, व्हाट्स नेक्स्ट स्टेप? वो मुझे कह रहा है कि वापिस से एक इन्वायरमेंट बनाओ। मैं वापिस से बनाता हूँ, अगर मेरे पास इशू आता है तो मैं उससे बताऊंगा। ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ, बल्कि क्लियर, फिर से ट्राई करता हूँ। सही से कॉपी नहीं हुआ। फिर हम वेट करते हैं। ठीक है, अब देखें मेरे पास कोई इशू नहीं दिया। मैंने क्या किया, जस्ट ये वाली कमांड रन की। चाहता तो मैं ये इंटरनेट से भी सर्च कर सकता था, बट क्या था कि मैंने एक फ्लो आपको बताना था कि आप अगर आप कहीं स्टक होते हैं तो आपने बात किस तरह करनी है AI LLM से। ठीक है, आप चाहते तो डायरेक्टली अपना इशू पेश कर देते, कुछ कहते भी नहीं तो भी वो आपको सॉल्यूशन दे देता, पर हर टाइम ऐसा सॉल्यूशन नहीं चलता। आपको उसको क्लियरली बताना है कि आप
उसका रोल क्या है, आप करने क्या जा रहे हो, ठीक है, आपको क्या हेल्प चाहिए उससे, और आपको किस तरह रिस्पॉन्स चाहिए। 5 स्टेप जब आप उसको बता दोगे ना, 4-5 स्टेप, तो वो आपको एग्जैक्टली वही देगा जो आपके पास चीजें हैं। ठीक है, ये हमने बता दिया उसको, उसने हमें इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखें पाइथन के इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास कुछ लाइब्रेरीज बनी है जिसमें कुछ इंक्लूड की फोल्डर्स हैं, इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। लिब स्टैंड फॉर लाइब्रेरीज, जो भी आप पिप से इंस्टॉल करोगे ना वो इसके अंदर अब जाएगा, रादर देन गोइंग टू द पाइथन फाइल, वो इसके अंदर सारी चीजें इंस्टॉल हो रही होंगी। और जब आप रन भी करोगे ना, तो बस आपने इस स्क्रिप्ट को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट किस तरह करते हैं, हम वापिस से एक्टिवेट कमांड पे जाते हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पर बनाई हुई है। जैसे ही आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल बना लिया, तो अगर आप लिनक्स या मैक ओएस पे हैं तो आपने सोर्स लिख के जो आपका इन्वायरमेंट का नाम है वो फिर स्लैश बिन फिर स्लैश एक्टिवेट। अभी हम किस में हैं, हम हैं विंडोज के अंदर, सीएमडी के अंदर। तो इसमें जस्ट आपने माई env स्क्रिप्ट और एक्टिवेट ये वाली कमांड रन करनी है। लेट्स सी हम आपका कोई इशू आता है या नहीं आता है। हम यहाँ देख लें स्क्रिप्ट और एक्टिवेट फाइल हमारे पास पड़ी हुई है ऑलरेडी। तो हमने क्या करना है, इस तरह लिखना है। अब देखें फर्क देखें, मैं जैसे ही एक्टिवेट करने से पहले मेरे पास यहाँ पर सिर्फ पाथ आ रहा था, जैसे ही मैंने एक्टिवेट वाली कमांड रन की ना, तो ये देखिए पाथ से पहले क्या आ गया, ब्रैकेट के अंदर माई env। ये मुझे ये बता रहा है कि अब आप जो एक्टिवेट कर चुके हो ना पाइथन का वर्जन, वो इसके अंदर पड़ा हुआ है। वो उसका कहने का मकसद ये कि कोई ऐसी लाइब्रेरी जो आप इंस्टॉल करोगे ना, वो इस माई env के अंदर जाके इंस्टॉल होगी, ना कि जो आपका बाहर वाला वर्जन पड़ा होता है। मैं यहाँ भी पाइथन का वर्जन चेक कर सकता हूँ, पाइथन डैश डैश वर्जन, तो मुझे कहेगा कि आपके पास वही एक्जेक्टली वर्जन है, क्योंकि मैंने उसी वर्जन को यूज करते हुए क्या किया है, इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाया। बट मैं आपको क्लियरली डिफरेंस दिखाता हूँ। अब इसके अंदर ना मैं एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करता हूँ। पहले आपने इस तरह कमांड बनानी है, ठीक है, जिससे आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल बन जाएगा। और एक्टिवेट करने के लिए विंडोज में आप क्या लिखेंगे, माई env स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट। ठीक है, जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आप इस इन्वायरमेंट के अंदर एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट हो गए अगर आपने, अब इसके अंदर आपने सारी चीजें इंस्टॉल कर दी। किसी का क्वेश्चन है? ठीक है, क्वेश्चन हो तो डायरेक्टली पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब लेट सपोज मैं इसी इन्वायरमेंट के अंदर हूँ, अब मुझे यहाँ पर कुछ मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने हैं, तो मैं इसके अंदर रहकर करूंगा ताकि मेरे बाहर वाले जो पाइथन है ना, जो एक्टिवेट करने के पहले था, वो उस पर कोई इशू ना क्रिएट हो। तो मैं ना यहाँ से कोई वर्जन कोई मॉडल उठा लेता हूँ, मॉड्यूल उठा लेता हूँ पाइथन का, फिर मॉड्यूल फॉर क्यूआर कोड। ठीक है, तो ये क्यूआर कोड का एक मॉड्यूल मेरे पास आया है। ठीक है, मैं इसको इंस्टॉल भी कर लेता हूँ और इसको रन किस तरह करना है ये भी देख लेता हूँ। पिप इंस्टॉल क्यूआर कोड है, इंपोर्ट क्यूआर कोड है। ठीक है, अब पहले मैं आपको ना यहाँ इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। इंपोर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे यहाँ पर पाइथन लिख के चलाना पड़ेगा। मैं यहाँ लिखता हूँ पाइथन, एंटर करता हूँ, पाइथन में आ गया। यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ ना, इंपोर्ट क्यूआर कोड, यही मॉड्यूल का नाम था, वो मुझे एरर दे रहा है, नो मॉड्यूल नेम क्यूआर कोड। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके अंदर अभी इंस्टॉल नहीं किया। मैं क्या करता हूँ, इसको बाहर निकालता हूँ। बाहर निकालने के लिए किस तरह क्या कमांड थी, एग्जिट। अब मैं यहाँ इंस्टॉल करता हूँ, फिर इंस्टॉल, बल्कि मैंने कॉपी किया हुआ, मैं उसी को पेस्ट कर देता हूँ। चलो मैं लिख देता हूँ, फिर इंस्टॉल क्यूआर कोड। ठीक है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे। ये हमारे इसी इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर ये देखिए क्यूआर कोड को इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और इसने कहा कि आपका जो है ना वो क्यूआर कोड वो इंस्टॉल हो चुका है। हम एक बार वेरीफाई करते हैं। मैं पाइथन लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ इंपोर्ट क्यूआर कोड। आप देखें कोई एरर मुझे नहीं दिया। उसने क्या किया, क्यूआर कोड को इंपोर्ट कर दिया मेरे पास। ये देखें, अगर नहीं किया होता तो इस तरह एरर आता है। देखें क्यों, क्योंकि मैंने इस इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर ही इंस्टॉल किया है। अब अगर मैं अज्यूम करता हूं कि इसके अंदर मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट होगा या नहीं होगा, आपको याद होगा हमने 3.13 वाला वर्जन ही यूज किया था मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट करता हूँ या सीबोर्न इंपोर्ट करता हूँ, तो आप लोग मुझे बताएं यहाँ पर इंपोर्ट होगा या नहीं होगा, बट क्योंकि पाइथन का वर्जन तो सेम है हमारे पास। कोई क्वेश्चन देना, आंसर देना चाहेगा इसको?
अगर मैं यहाँ पर सी बॉर्न इंपोर्ट करता हूँ तो क्या आंसर आ सकता है? आपको क्या लगता है, इंपोर्ट हो जाएगा या एरर देगा मुझे? सर एरर देगा। ठीक हो गया, मैं ट्राई भी कर लेता हूँ उसको, इंपोर्ट सी बॉर्न। उसने मुझे एरर दे दिया कि नो मॉड्यूल फाउंड। अब मुझे तो पता है कि मैंने तो इंस्टॉल किया हुआ है, वो इंस्टॉल किया हुआ है मैंने जर्नल पाइथन में, यानी एक पूरे घर के अंदर मैंने इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, मुझे एक पर्टिकुलर रूम के अंदर वो इंस्टॉल करना चाहिए था, जिस प्रोजेक्ट के अंदर मैं उसको यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मुझे किसी और मॉड्यूल के लिए वो चीज ना चाहिए हो, तो मैं क्यों सबके लिए उसको यूज करूं। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, वापिस से एग्जिट करता हूँ और मैं ना इसको डीएक्टिवेट करता हूँ। आई थिंक सो डीएक्टिवेट करने की कमांड डीएक्टिवेट ही थी, डीएक्टिवेट। ठीक है, जैसे मैंने डीएक्टिवेट लिखा तो जो मुझे पाथ से पहले ये मेरा इन्वायरमेंट का नाम दिखा रहा था अब नहीं दिखा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि वो मुझे इस इन्वायरमेंट वेरिएबल से बाहर ले आया है, इन्वायरमेंट वेरिएबल से। तो अगर मैं यहाँ पर पाइथन लिखूं और यहाँ पर मैं क्यूआर कोड इंपोर्ट करूं, जो कि मैंने अभी इंस्टॉल किया है, लेकिन वो मैंने इसके अंदर इंस्टॉल किया, मैं यहाँ लिखता हूँ इंपोर्ट क्यूआर कोड, वो मुझे एरर दे रहा है कि क्यूआर कोड आपके पास इंस्टॉल नहीं है, लेकिन मैंने तो इंस्टॉल किया था, वो मैंने किया था इसके अंदर। ठीक है, तो अब आपको डिफरेंस समझ में आया कि वर्जन किस तरह हम मेंटेन करते हैं या क्यों हमें नीड पड़ती है। अब कल को जब भी मुझे, लेट सपोज ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है ये मैंने बनाया था अपने क्लाइंट के लिए, वो था 2 साल पुराना क्लाइंट। ठीक है, बट मुझे आज उसका मैसेज आता है कि यार वो आपने कोड बना के दिया था, वो मेरे पास चल नहीं रहा, कुछ इश्यू आ रहा है, वो उसको आप वापस से देखेंगे? तो मैं कहूंगा हाँ जी बिल्कुल देखूंगा। अगर तो मेरे पास ये इन्वायरमेंट होगा ना, तो मेरे पास क्या फायदा होगा कि मुझे ना ये इन्वायरमेंट वेरिएबल जस्ट एक्टिवेट करना है, मुझे टेंशन लेनी ही नहीं है कि कौन सा पाइथन वर्जन था, कौन से पैकेजेस के वर्जन थे। ठीक है, हो सकता है क्योंकि 2 साल बाद हो सकता है पाइथन का 20th वर्जन आ जाए, तो आपके पास लेटेस्ट पड़ा होगा, आप यहाँ पर इसको यूज नहीं कर पाओगे। तो ये कि आपको ना पता होगा कि आपने कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया था, बट ये जो फोल्डर है ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी रख रहा होगा। ये देखें क्यूआर कोड हमने इंस्टॉल किया था, ये सारी वो देखें क्यूआर कोड की फोल्डर्स यहाँ पर रखी है, पिप की फोल्डर आ गई। ठीक है, हर एक चीज आपकी यहाँ पर मेंटेन हो रही होगी। तो आपने क्या करना है, अब जब भी काम करना है आपने इस तरह करना है। ठीक है, ये गाइड आपको यहाँ पूरी मिल जाएगी। हमने क्या किया, यहाँ पर एक्टिवेट किया, डीएक्टिवेट किया। ठीक है, वंस एक्टिवेटेड पिप इंस्टॉल, आप क्या करोगे, पिप इंस्टॉल करोगे तो सारे पैकेजेस आपके इंस्टॉल होकर माई ईएनवी के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, आप पिप इंस्टॉल डायरेक्टली पैकेजेस के नाम लिख सकते हो। मैंने आपको बताया कि आप रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल बनाते हो, स्ट्रीमलीट के केस में आपको मैंने बताया था। तो आप इन रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी फाइल -r करते हो ना, आर करके, तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स के अंदर चीजें लिखी होती हैं ये आपकी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है। लेट्स सपोज आपने ना इसके अंदर पैकेजेस इंस्टॉल किया, अभी हमने एक ही पैकेज इंस्टॉल किया जिसका नाम है क्यूआर कोड। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि वो जो पैकेजेस है ना उसकी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एक रिक्वायरमेंट फाइल बन जाए, वो भी आप बना सकते हो। किस तरह, सबसे पहले आपने एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए कमांड क्या थी, माई env स्लैश स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट का एस बड़ा है याद रखिएगा, स्क्रिप्ट, और फिर उसके बाद था एक्टिवेट। एक्टिवेट यहाँ पर फाइल पड़ी होगी अंदर, एक्टिवेट। ठीक है, ये तो मैं जस्ट एक्टिवेट लिखूंगा, एक्टिवेट। तो मुझे उसने एरर दिया, क्यों दिया, क्योंकि मैंने शायद पैरेंट माई, अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लाई, यहाँ पर आपने बैक स्लैश लगा दी है, इस तरह बाकी सब सेम होगा। ठीक है, आप इंटर करेंगे, आपके पास ये देखें इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर आप आ गए। अब लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो भी मैंने पैकेज इंस्टॉल किया है ना अपने क्लाइंट के लिए, उसकी एक रिक्वायरमेंट फाइल खुद ही बन जाए। तो उसकी कमांड क्या होती है, यहाँ पर ये देखें गिवन है, पिप फ्रीज और ग्रेटर देन किसके अंदर आपने डालना है। मैं इसको कह रहा हूँ कि जो पिप की जितने भी इसके अंदर मॉडल्स इंस्टॉल हुए हैं ना, मॉड्यूल, वो सारे रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी के अंदर डालते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा पिप फ्रीज, यानी पिप से वो सारी चीजें इंस्टॉल होती है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, यहाँ पर विद इन अ सेकेंड उसने मुझे एक रिक्वायरमेंट फाइल बना दी। अगर मैं इसको नीचे करूं तो यहाँ देखें वो कह रहा एक आपके पास मॉड्यूल स्टार्ट हुआ है कलोरामा। ठीक है, और दूसरा हुआ है क्यूआर कोड, साथ में उसने वर्जन भी मेंशन किए हुए हैं।
अब अज्यूम करें आप 3 साल बाद एक प्रोजेक्ट को खोलते हैं, आपको नहीं पता कि आपने जो इंस्टॉल किया था वो कौन सा वर्जन था, क्योंकि हम तो यहाँ डायरेक्टली इंस्टॉल करते थे, तो हमें तो चीजें पता ही नहीं चलती थी कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। ये तो हर बार वर्जन चेंज होते रहते हैं, विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट ये चेंज होते रहते हैं। तो वर्जन्स को रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हो सकता है जब मैंने इंस्टॉल किया उस टाइम कुछ और वर्जन हो, वाई डेटा का, प्रोफाइलिंग का, और जब आपने इंस्टॉल किया तो कोई और वर्जन। तो आपको ये पता होना लाजमी है कि आपने कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया था और कौन सा पाइथन का फाइल आपने यूज की थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने मुझे दोनों मॉड्यूल बता दिया। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर हमने तो एक ही इंस्टॉल किया था, तो ये दूसरा कहाँ से आया? तो मैंने आपको हमेशा बताया कि जब आप एक पैकेज इंस्टॉल करते हो, उससे साथ मिले जुले जितने भी पैकेजेस उस प्रोडक्शन वाले ने यूज किए होते हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। तो ये क्या हुआ कि क्यूआर कोड के साथ हमारे पास एक और पैकेज भी इंस्टॉल हो गया, जो कि आपको नहीं पता चला, आपने सिर्फ ये इंस्टॉल किया, बट इसकी डिपेंडेंसी थी कि क्यूआर कोड के साथ ये कलर वाला मॉड्यूल आपका लाजमी चलेगा। तो क्या हुआ, उसने देखे मुझे एक पिप रिक्वायरमेंट फाइल बना दी, वेयर एज ये किसकी है, ये माई ENV की है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डीएक्टिवेट करता हूँ, फौरन से डीएक्टिवेट किया, इस फाइल को मैं डिलीट करने लगा हूँ। और अब ना मैं जो जर्नल हमारा पाइथन है ना, जो पीछे वाला जिसमें हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल नहीं बनाया हुआ, उससे यही कमांड रन करता हूँ, पिप फ्रीज, और यहाँ लिखता हूँ ग्रेटर देन, और यहाँ लिखता हूँ रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी। ये देखें विद इन अ सेकेंड आपके पास बन गई, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल होंगे। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे मॉड्यूल इंस्टॉल किए थे। अब जैसे कि लेट्स सपोज हम अपने काम के मॉड्यूल ढूंढते हैं, ये देखें मैटप्लोटलिब आ गया आपके पास। आपने सिर्फ मैटप्लोटलिब इंस्टॉल किया था, उसके साथ मैटप्लोटलिब इनलाइन भी इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, और आपके पास ये देखें नमपाई भी इंस्टॉल हुआ है। पिल्लो का कौन सा वर्जन था वो भी आपके पास आ गया। और हमारे पास क्या था, साइकिट लर्न अभी हम करेंगे, मैंने तो किया हुआ है इसलिए आपके पास आ रहा है। ठीक है, और हमारे पास सी बॉन्ड का है, सी बॉन्ड ये रहा, ये देखें सी बॉन्ड भी हमने इंस्टॉल किया था, उसका भी वर्जन आ रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब भी आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें इन्वायरमेंट वेरिएबल में सारी चीजें, तो आप उसकी पिप फ्रीज वाली कमांड से उसकी रिक्वायरमेंट फाइल लाजमी बना लें। आपने देखा कि हम जब सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं तो इस फाइल की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि सर्वर को क्या पता कि कौन सी चीजें उसने इंस्टॉल करनी है, कौन सी नहीं करनी। ठीक है, ये हो गया। फिर आप ये कर सकते हैं, मल्टीपल पाइथन वर्जन से भी VNV के वर्जन बना सकते हैं। ठीक है, लिनक्स को हम स्किप करते हैं, बोल रहे हैं क्रिएट VNV यूजिंग चूज वर्जन। लेट सपोज आपने डिफरेंट पाइथन के इंटरप्रेटर इंस्टॉल किए हुए हैं, हमारे पास 3 थे, याद है आपको? तो आप स्पेसिफिकली यहाँ पर ये चीज भी मेंशन करते हैं कि पाइथन 3.11 में से ये वर्जन मुझे बना दो, तो वो आपको ये वर्जन भी बना देगा। ठीक है, उसके अलावा आपके पास, अगर आपने जानने हैं कि आपके पास कौन कौन से वर्जन इंस्टॉल हैं, आप ये कमांड लगाएंगे py-लिस्ट। ये क्या करेगा, ये आपको ये बताएगा कि आपके पास कौन कौन से वर्जन इंस्टॉल है। मैं इसको रन करता हूँ, मुझे उसने कहा कि करंटली जो एक्टिव है ना वो आपका वर्जन है 3.13 वाला, लेकिन आपके पास 3.12 वाला भी पड़ा हुआ है, 3.10 वाला भी पड़ा हुआ है। अब आप वो कह रहा है कि आप किसी भी इन जो आपके पास अवेलेबल पाइथन वर्जन है ना उनसे इन्वायरमेंट वेरिएबल बना सकते हैं, हमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो मैं बना सकता हूँ। पहला तो सिंपल वे मैंने आपको क्या बताया था, आप किस तरह बना सकते हैं, पूरा पाइथन लिखें। बट आई विल नॉट रिकमेंड कि आप इतना बड़ी कमांड लिखें, आप सिंपली इस कमांड को देखें। आप py लिखें, पहले हम कैसे इन्वायरमेंट बनाते थे, इस तरह बनाते थे ना, पाइथन फिर -m, m का मतलब था मैक, वो पूछेगा क्या बनाना है, मैंने उसका VNV बनाओ, और फिर वो मुझसे नाम पूछेगा, XYZ में कुछ भी दूंगा वो बना देगा। इस बार अगर लेट्स सपोज मेरे पास ये 3 वर्जन पड़े हुए हैं, अब मैं ना 3.12 से ना एक वर्जन बनाने लगा हूँ, इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाने लगा हूँ। तो मैं किस तरह लिखूंगा, पाए, ये देखिए यहाँ पर कमांड लिखी हुई है, पाए डैश फिर वर्जन का नाम। ठीक है, मैं लिखता हूँ पाए डैश 3.12, मैं अभी इसे कह रहा हूँ 3.13 वाला नहीं करना, 3.12 वाला बना दो। फिर मैं उसको कहूंगा वही कमांड मेक वाली, फिर उसको मैं बताऊंगा कि मुझे VNV बनाना है, फिर उसको मैं कहूंगा ये जो VNV है ना इसका नाम होगा VNV 3.12, ताकि हमें पता चले कि हमने जो वर्जन बनाया है वो कौन सा बनाया है। मैं इसको डॉट हटा देता हूँ, डॉट शायद कॉन्फ्लिक्ट करे,
तो मैं यहाँ 312 कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये जो हमने वर्जन बनाया है ये 3.12 वाला बनाया है। ये देखें एक और इन्वायरमेंट वेरिएबल बन गया। एक प्रोजेक्ट में एक ही बनता है, लेकिन मैं जस्ट आपको समझाने के लिए सारी चीजें कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि कोई भी पाइथन आप जो भी आपके पास पाइथन इंस्टॉल है ना, उसमें से किसी को भी यूज करते हुए आप चीजें डाउनलोड कर सकते हो। और पाइथन किस तरह इंस्टॉल करनी है वो मैंने पहले दिन आपको बताया था कि आप किसी भी वर्जन का पाइथन इंस्टॉल कर सकते हो और मल्टीपल रख सकते हो। जैसे कि मैंने देखे 3 इंस्टॉल करके रखे हो। अब ये देखे मेरा इन्वायरमेंट बन गया। अब मुझे इसको एक्टिवेट करना है तो कैसे करूंगा? सबसे पहले इस वर्जन का नाम, ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, आई थिंक सो ये वाला था, ठीक है। फिर आपने लिखना है स्क्रिप्ट, फिर आपने लिखना है एक्टिवेट। तो कोई गलती हुई, स्क्रिप्ट था आई थिंक सो। हाँ जी, स्क्रिप्ट था, स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं इसको वापस से करेक्ट करूंगा। यहाँ पर आकर स्क्रिप्ट लिख के इंटर करूंगा। तो अब देखें मेरे पास VNV 312 इंस्टॉल हो चुका है, मतलब एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं अगर इसके अंदर पाइथन वर्जन करूंगा ना, तो कौन सा वर्जन आएगा वो देखते हैं। 3.12.7। मैं ना साइड में एक और टर्मिनल खोलता हूँ, CMD, ताकि आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन करवा दूं। ये मैंने एक और CMD खोला, इसको स्प्लिट अगर मैं कर पाऊँ, स्प्लिट टर्मिनल, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि एक मिनट, स्प्लिट नहीं हो रहा, चले। इसमें हमारा माई BNB खुला हुआ है ऑटोमेटिकली। अगर मैं इसको अगर चेंज करता हूँ, लेट्स सी, मैं यहाँ पर एक और टर्मिनल खोलता हूँ, पावर शेल ही खोल लेता हूँ, और इसके अंदर मैं एक्टिवेट करता हूँ हमारा पहले वाला वर्जन। उसने ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसमें डायरेक्टली पाइथन डैश डैश वर्जन लिखता हूँ। इसके अंदर है 3.13 वाला, क्योंकि हमने आपके पास बाय डिफॉल्ट 3.13.14 था, और यहाँ पर कौन सा आया, 3.12 वाला। तो आपने देखा कि आप किस तरह डिफरेंट वर्जन से, डिफरेंट पाइथन वर्जन से डिफरेंट इन्वायरमेंट बना सकते हैं। तो ये कि जब भी आप उस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इसमें कौन सा पाइथन यूज किया हुआ है और कौन से वर्जन आपके पास है। आपके पास वर्जन चेक करने की कमांड ये भी होती है, आप पिप लिस्ट करोगे ना, पिप लिस्ट, तो ये आपको लिस्ट शो कर देगा कि आपके पास पिप का कौन सा वर्जन है, ये आपके पास पता चल गया। और हाँ, बस यही चीजें थी इन्वायरमेंट के अंदर। बस आप इन्वायरमेंट बनाएं और उसके अंदर सारी कोडिंग करें। कोडिंग से मुराद कि आप सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करें, और मेक श्योर करें जब आप अपने प्रोजेक्ट को रन करें तो वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करके रन करें, वरना वो बाय डिफॉल्ट वर्चुअल इन्वायरमेंट से बाहर एक्टिवेट होगा और रन होगा, ठीक है। यह था हमारा सारा वर्जन का गेम, ठीक है। ये मैं फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये हमारे पास था, प्रोजेक्ट 2 को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब वापिस से अपने वीक 8 के डे 1 पे चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, जब मैं यहाँ पर वर्जन को सिलेक्ट करने जाऊंगा ना, और सिलेक्ट अनदर कर्नल पे जाऊंगा और पाइथन इन्वायरमेंट करूंगा, तो आपके पास अभी यहाँ पर इन्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई इन्वायरमेंट नहीं बनाया शायद। लेट्स सी, मैं यहाँ पर क्विकली एक इन्वायरमेंट बनाता हूँ, फिलहाल बाय डिफॉल्ट इसी को चूज करता हूँ। यहाँ मुझे अगर देखने हैं कौन से वर्जन है, तो मैं किस तरह देखूंगा, पाई डैश डैश लिस्ट। तो मेरे पास 3.12 वाला है, मैं 3.12 से एक वर्जन बनाता हूँ। वो किस तरह बनाऊंगा, पाइथन डैश 3.12 VNV, और इसका नाम भी मैं VNV दे रहा हूँ, ठीक है। जर्नली इसी तरह होता है। वो कह रहा है कांट ओपन दिस फाइल, ओके, कांट ओपन द फाइल, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की है, पाई डैश 3.12, मैंने उसको ये तो बताया नहीं कि उसे बनाना क्या है। मैंने उसको बताया कि डैश एम, मैंने डैश का मतलब है कि मैंने उसको बताया कि आप बनाएं, मेक करें। फिर आप मुझे उसको बताना VNV और VNV। मैंने उसको कहा वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया और उसका नाम भी VENV ही रखते हैं। मैं इंटर करूंगा, यहाँ पर एक फोल्डर आ गया, ठीक है। अब इसको मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ इजीली, VENV, ठीक है। उसके बाद मेरे पास था स्क्रिप्ट, उसके बाद मेरे पास था एक्टिवेट,
तो ये देखें आपके पास वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है इस डायरेक्टरी के अंदर। ये देखें यहाँ पर उसने एक फोल्डर भी बना दिया। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर जाता हूँ। लेट्स सी अगर अभी हमारे पास कोई बना है 3.12 ग्लोबल। ठीक है, यहाँ पर अभी दिखा नहीं रहा क्रिएट न्यू एनवायरनमेंट। हो सकता है हम जब रीस्टार्ट करें या इसको वापस से ओपन करें तो हमारे पास आ जाए। ये देखें मैंने रिफ्रेश किया यहाँ से, तो ये देखें आपको यहाँ पर इसने बता दिया कि एक आपके पास यहाँ पर इन्वायरमेंट है जो कि है VENV, जिसका जो पाइथन वर्जन है वो 3.12.7 है। हम देख चुके हैं और यही बता रहा है। और वो कह रहा है इसका पाथ जो है ना वो कहाँ पर है, VENV स्क्रिप्ट और python.exe। और इन तीनों का कहाँ है, python.exe फाइल कहाँ पर है, जहां पर हमने पाइथन को इंस्टॉल किया, एप डेटा लोकल प्रोग्राम पाइथन 3.12। तो इससे फायदा आपको ये हुआ कि सारा कंट्रोल आपका इस फोल्डर में आ गया। इस फोल्डर को कभी कुछ नहीं करेंगे आप तो आपके पास वो प्रोजेक्ट सालों साल तक सेव रहेगा, वरना आप भूल जाएंगे कि आपने कौन सा वर्जन यूज किया था। हो सकता है आपका पीसी चला जाए, तो आप जब गिटहब पर रखोगे तो आपके पास पिप इंस्टॉल वाली कमांड होंगी। आप जब भी रीडमी बनाते हैं उस पर वो चीजें मेंशन करते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास रखना जरूरी है। अभी फिलहाल के लिए मैं वापस से 3.12 वाला ही यूज करूंगा। ठीक है, मैं इस VNV को डिलीट कर देता हूँ और आज हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी लेट हो गया, बट आई थिंक तो ये इशू था जो कि मुझे कवर करना था आज की क्लास में, क्योंकि आप लोगों को काफी इश्यूज आ रहे थे। अब VNV से जब आप चीजें इंस्टॉल करेंगे ना और उस कोड को स्टडी करेंगे कि आपके लिए कौन सा वर्जन जरूरी है पाइथन का वाई डेटा प्रोफाइलिंग को चलाने के लिए, और वाई डेटा प्रोफाइलिंग का कौन सा वर्जन है जो आपके लिए जरूरी है, तो आप उस इन्वायरमेंट के अंदर सिर्फ वही वर्जन इंस्टॉल करेंगे, ना कि ग्लोबली उसको इंस्टॉल करेंगे, जो कि आपके लिए मसला हो सकता है। अच्छा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मशीन लर्निंग। ठीक है, टर्म नहीं है आप लोगों के लिए। मशीन किस तरह सीखती है, एग्जैक्टली उसी तरह सीखती है जिस तरह इंसान सीखते हैं, छोटे बच्चे सीखते हैं। किस तरह सीखते हैं, आप एट्रीब्यूट्स बताते हो बच्चों को। मैं लेट्स सपोज अज्यूम करता है एक छोटा चाइल्ड है 2 या 3 इयर्स का। ठीक है, अब आपने उसको बताना है कि एक जो ट्रैक्टर होता है ना, ट्रैक्टर या ट्रक, वो किस तरह का दिखता है। तो आप किस तरह उसे एक्सप्लेन करोगे, या तो आप उसको विजुअली वो चीज दिखाओगे या उसके एट्रीब्यूट्स बयान करोगे कि बेटा एक सरफेस जिसके साथ 4 गोल क्या कहते हैं टायर अटैच हो। अब उसको टायर का नहीं पता तो आप उसको बताते हो कि टायर किस तरह दिखता है, एक सर्किल की तरह। अब उसको सर्किल नहीं पता, आप उसको सर्किल एक्सप्लेन कराओगे, उसको कहीं ड्रॉ करके दिखाओगे तो उसको समझ में आएगा। अच्छा, जहां पर 4 सर्किल बने हुए हों वो हमारा क्या होता है, एक ट्रक होता है। बट फ्यूचर में जाकर उससे ये भी पता चलेगा कि हर 4 सर्किल वाली चीज ट्रक नहीं होती, हो सकता है वो कार हो। ठीक है, या हो सकता है व्हीकल की कोई और टाइप हो। तो आप उसको बताएंगे कि उसकी हाइट बड़ी होती है, इसमें इंजन बड़ा होता है। यानी जस्ट कहने का मकसद क्या है कि आप उसको जितना डिटेल में चीजें बताते हो, एट्रीब्यूट्स बताते हो, वो उतनी जल्दी सीखता है। ठीक है, इसी तरह जैसे सपोज जैसे कि बच्चा आग में हाथ दे देता है तो आप उसे बताते हो कि ये गर्म है। ठीक है, इसको आपने टच नहीं करना। यानी उसने एक चीज को एक्सपीरियंस किया, उसने सीखा, उसने अपनी लर्निंग की, और अब हर वो चीज जो चमकती हुई चीज होगी वो उसके पास उस तरह से नहीं जाएगा। तो क्या हुआ, ये एक बच्चे की लर्निंग हो रही है। ठीक है, इसी तरह मशीन भी लर्न करती है। किस तरह करती है, मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ। ये वाली स्लाइड देखें। ठीक है, हमारे पास ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग क्या होती है और ये किस तरह से डील करती है, हमें ये पहले पता होना है। लेट्स सपोज एक टेबल है आपके पास, यहाँ पर है इनपुट एंड आउटपुट। मैथमेटिक्स में कॉमन सी ये चीज होती है। क्या मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर एक इनपुट है और ये आउटपुट है, ये इनपुट है ये आउटपुट है। यहाँ पर जब 1 इनपुट है तो यहाँ पर आउटपुट क्या हुआ, 1 हुआ। यहाँ पर 2 इनपुट है तो यहाँ आउटपुट क्या हुआ, 4 हो गया। यहाँ पर जब 3 इनपुट था तो आउटपुट हमें मिला 9। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि यहाँ पर जब 4 होगा तो यहाँ हमें आउटपुट क्या मिलेगा, एनी वन ऑफ यू। जी सॉरी आवाज नहीं है, क्या मिलेगा, सर 12 मे बी। 12 मिलेगा। ठीक है, कोई और बताना चाहेगा।
अच्छा, मुझे बताएंगे 12 कैसे मिलेगा, क्या क्या चीज 12 आपने या आइडेंटिफाई? 16, sorry, 16 maybe. ठीक है, 16 किस तरह मिलेगा वो बता दें मुझे, मतलब आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर 16 हो? अल्दो मैंने तो यहाँ कुछ लिखा भी नहीं, मैंने तो सिर्फ इनपुट आउटपुट आपको दिखाया जो कि चल रहे थे, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर सर 16 जो आएगा? प्रीवियस जी जी। जैसे इक्वेशंस होती हैं, जो हम्म प्रीवियसली हमें डेटा दिया हुआ है, उसके हम्म। थ्रू सिर्फ गैस के अजम्पशन के तौर पर बताया जा सकता है। ठीक हो गया। और कोई आंसर देना चाहेगा इसका, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको और आसान करके। सर इसके स्केल लिए में इसकी वजह से 3 3 9 हो गया। 3 3 9, सॉरी मैं समझा नहीं आपकी बात, कैन यू एक्सप्लेन फर्दर? तो ये जैसे स्केल ले लिया तो 9 इसका आउटपुट आ गया हम्म। और ठीक हो 2 गया। का 4 आ गया। ठीक हो गया, आप लोगों के सबके आंसर सही है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया। आप लोगों ने असम्पशन नहीं की, आप लोगों ने पैटर्न आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, किस तरह किया है मैं आपको समझाता हूँ कि आप लोगों के ब्रेन ने क्या किया। सबसे पहले इनपुट और आउटपुट के अंदर रिलेशनशिप देखना शुरू किया कि यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 1 आया, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन यहाँ पर जैसे ही 2 आया तो यहाँ पर चीज डबल हो गई। 2 का डबल क्या है? 4। आपने इस जो ऑब्जर्वेशन आपने ली, ये जो पैटर्न आइडेंटिफाई किया, आपने फौरन से यहाँ पर देखना स्टार्ट किया कि अच्छा यहाँ पर तो हो गया डबल। ठीक है, तो क्या जब ये तीसरे वाला इनपुट आया 3 तो यहाँ भी डबल हुआ? जब देखा तो डबल तो नहीं हुआ। 3 का डबल क्या होता है? 6 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर 9 आया है। तो आपकी पहली अजम्पशन गलत हो गई। ये सारा कुछ आपके ब्रेन ने एट अ टाइम प्रोसेस किया, लेकिन आपको पता नहीं चला क्योंकि हम इन चीजों के यूज हो गए, हमारे लिए आराम, मतलब बहुत कॉमन सी चीज हो गई ये। लेकिन इसके पीछे साइंस और मैथमेटिक्स क्या है वो समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जब 3 आया तो यहाँ पर 9 आया, आपने कहा ये पीछे वाली अजम्पशन तो मेरी फॉल्स हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 का डबल तो 6 होता है, लेकिन यहाँ पर 9 आ गया। आपने एक और पैटर्न देखा कि ये कहीं स्क्वायर तो नहीं है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। सही है, तो आपने फिर पीछे वाले नंबर को पहले वैलिडेट करना शुरू किया कि 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। आपने कहा हाँ, ये मेरे पास ना ऑब्जर्वेशन सही आई। फिर आपने देखा 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। यहाँ पर भी आपकी ऑब्जर्वेशन वैलिड होगी। अब आप इसका आउटपुट गेस कर सकते हो। जब तीनों के अंदर सेम पैटर्न आ गया तो अब आप क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या आएगा? 16 आएगा। ये आपने किस तरह देखा? ये आपने लर्निंग की, ये आपके पास ग्रोथ हुई है। आपको मैंने फीचर्स दिए, आपको मैंने क्वेश्चन दिया, यूं समझो ये आपका क्वेश्चन था और साथ में मैंने आपको आंसर भी दिया। जिस तरह टीचर क्या करते हैं, आपको पहले पढ़ाते हैं, फिर फ्यूचर में आपको सिर्फ क्वेश्चन दे देते हैं और उसका आंसर नहीं देते आपको। तो यहाँ पर एग्जैक्टली इसी तरह हुआ है कि आपका क्वेश्चन तो आपको मिल गया, लेकिन आपका आंसर मैंने यहाँ पर आपको छोड़ दिया। ठीक है, यानी आपकी एग्जामिनेशन हुई तो आपने ये चीज देखकर बताया। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। लेट्स सी। ठीक है, अब देखें। अब एग्जैक्टली इसी तरह ही मशीन काम करती है। मशीन किस तरह काम करती है ये समझे। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग आपके पास किस तरह काम करती है कि लेट्स सपोज आपके पास इनपुट्स हैं ये सारे, अभी हमने 3 लिखे हैं, हो सकता है 1000 हो सकता है 1 लाख इनपुट हो। ठीक है, तो आपको साथ में एक इक्वेशन मैंने दे दी कि भाई जो ये y है ना आपका, y, ये जो सॉरी x है, ये आपका है x। x हमेशा कहलाता है इनपुट फीचर, और जो आप आउटपुट हासिल करते हो वो y होता है। तो मैंने यहाँ पर एक मैथमेटिकल इक्वेशन दे दी, बना दी कि y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, x का स्क्वायर आपको पता होगा, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। मैंने कहा इन सब का स्क्वायर करके मुझे रिजल्ट दे दो। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 एंड 1000 का 10 की पावर 8। ठीक है, यू नो। तो ये क्या हुआ? ये एक ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग हुई जो कि अभी तक हमने सीखी है। इफ एल्स से आप ये बना सकते हो कि भाई जो भी आपके पास इनपुट है, लेट सपोज ये ना आपके पास एक लिस्ट पड़ी हुई है, आप क्या करते हो? लूप चलाते हो। लूप चलाने के बाद आप कहते हो कि सबको ना मल्टीप्लाई बाय इट्स नंबर कर दो। जब मल्टीप्लाई बाय इट्स नंबर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। राइट? ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ यहाँ पर? एग्जैक्टली ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में यही होता है। हमने ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट देखा।
वेयर इज मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन लर्निंग का मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपके पास यही डेटा है, हमने ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या किया था, उसको इक्वेशन भी साथ दी थी। इस बार हम इक्वेशन नहीं देंगे मशीन लर्निंग को, हम क्या देंगे उसको, आउटपुट देंगे साथ। यानी एक बच्चे की ग्रोथ आप किस तरह करते हो, आप उसको बताते हो कि बेटा ये अगर ये 1 है तो इसका आउटपुट भी 1 आया है, ये 2 है तो इसका आउटपुट 4 आया है, ये 3 है तो 9 आया है। अब बच्चा क्या करेगा, या मशीन लर्निंग में बच्चे को मशीन लर्निंग से इसलिए कंपेयर कर रहा हूं ताकि आप इजी कॉन्सेप्ट से समझ सके। मशीन लर्निंग क्या करेगी, इसके अंदर पैटर्न आइडेंटिफाई करना शुरू करेगी और एक इक्वेशन बना लेगी। मशीन लर्निंग इज जस्ट एन इक्वेशन। अभी आपके लिए ये डेफिनेशन फिजिबल है कि आप ये समझे कि मशीन लर्निंग मेक्स एन इक्वेशन विद डिफरेंट पैटर्न बाय ऑब्जर्विंग डिफरेंट पैटर्न जो आप देते हो। अब ये पूरा मैं उस मशीन लर्निंग को दूंगा, इनपुट भी और आउटपुट भी, कि इस इनपुट का ये आउटपुट है, इस इनपुट का ये आउटपुट है। अब आप अपना काम शुरू करो। मशीन लर्निंग क्या करेगी, एमएल प्रोग्राम जो भी होगा ना, वो इन दोनों को देखकर एक इक्वेशन डेवलप करके आपको आउटपुट दे देगा। वहां पर क्या हो रहा था ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में ये हो रहा था कि हम इनपुट दे रहे थे और इक्वेशन दे रहे थे, ये दो चीजें दे रहे थे ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, तो हमें आउटपुट मिल रहा था। ठीक है, लेकिन मशीन लर्निंग के टर्म में हम क्या कर रहे हैं, मशीन लर्निंग के टर्म में हम कह रहे हैं कि भाई हम सिर्फ आपको इनपुट और आउटपुट यानी एक बार पढ़ाएंगे, जिस तरह टीचर करते हैं कि हमने आपको ये सब चीजें पढ़ा दी, ठीक है, उसके आंसर भी बता दिए, ठीक है, अब आपने इनके अंदर इनको याद करना है या इनसे लर्निंग करनी है अपनी ना। उसने लर्निंग करके एक इक्वेशन बना ली कि अच्छा ये जो इसने मुझे इनपुट आउटपुट दिए ना, इसका जो पैटर्न बन रहा है ना, वो इस इक्वेशन वाला पैटर्न बन रहा है, दैट इज बेसिकली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इससे फायदा क्या होगा, उस केस में ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में आपने जितने केस यानी जितनी लिस्ट बनाई है उतनों के आंसर आएंगे, उससे ज्यादा के नहीं आएंगे, वी नो वेरी वेल। इसमें क्या है, आप इनफाइनाइट केस दे दो, एक्स की वैल्यू कुछ भी दे दो, ठीक है, लेट्स सपोज मैं 1 लाख देता हूँ, 10 लाख देता हूँ, 925 देता हूँ, 110 देता हूँ, मशीन लर्निंग इसका आंसर मुझे उसी टाइम दे देगी कि इसका आंसर क्या होगा, इस पैटर्न को देख के, इस इक्वेशन को देख के। तो ये है मशीन लर्निंग का काम, जिससे क्या होता है कि आपके जो भी सारे काम है वो आसान हो जाते हैं। ठीक है, डीप लर्निंग पे हम अभी आए नहीं है तो डीप लर्निंग हम नहीं पढ़ेंगे, बट होप सो मैंने मशीन लर्निंग का थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट आइडिया दिया। ठीक है, मशीन लर्निंग क्या है, थिंक अबाउट हाउ यू डिटेल अ कैट फ्रॉम अ डॉग इन अ कोड। ठीक है, आप ये सोचो कि आप कोड में किस तरह बताओगे कि ये डॉग में से केट कौन सी है, किस तरह बताओगे आप इफ एल्स की कंडीशन लगाते हो ना, ओल्ड वेज जो हमने पढ़े, किस तरह, इफ हैज whiskers and say meow it is a cat। मैंने एक जर्नली टर्म लिखी है, समझे, फंक्शन रन हो रहा है। मैंने कहा कि अगर उसके पास मूछे हैं, ठीक है, जो बिल्ली की होती है, एंड वो म्याऊ भी करती है, देन इट इज अ कैट। ये है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। ठीक है, दिस गेट अ मेसी फेस्ट। ठीक है, रियल लाइफ हैज थाउजेंड ऑफ एक्सेप्शंस, वी नो कि सिर्फ ये चीज करने वाली हम कैट नहीं कहेंगे, हो सकता है कोई मिमिक्री कर रहा हो। ठीक है, यानी उसके बहुत सारे फीचर होते हैं, आप इस तरह जज नहीं कर सकते ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से, जो मैंने आपको बताया इफ एल्स की कंडीशंस में हम सारी चीजें लिखते हैं कि इफ ये हो तो ये है, इफ ये हो तो ये है, अदरवाइज ये है। ठीक है, तो हम ये वाला काम नहीं करेंगे। मशीन लर्निंग के काम क्या होता है, इंस्टीड ऑफ राइटिंग अ रूल्स, ये क्या है, ये रूल लिख रहे हो ना, आप कंडीशन लिख रहे हो, यहाँ पर वो कह रहा है इंस्टीड ऑफ राइटिंग अ रूल वी शो द कंप्यूटर मेनी लेबल्स एग्जांपल। लेबल एग्जांपल क्या होती है, इनपुट और आउटपुट, यानी आप क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी दे दो, ये आप कंप्यूटर को दिखाओगे कि दिस इज केट, दिस इज अ डॉग। और फिर क्या करेगा, जो मशीन लर्निंग का मॉडल होगा ना, मॉडल्स हम अभी पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग का जो मॉडल होगा ना, वो खुद ही फिगर आउट करेगा कि इसका रूल्स क्या है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के एट्रीब्यूट्स में फर्क क्या है। जिस तरह वही एक्स, ये इनपुट और आउटपुट वाला केस अज्यूम करें जो अभी हमने देखा, उसमें क्या हो रहा था, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हम रूल्स दे रहे थे, रूल्स क्या थे, इक्वेशन, लेकिन कंप्यूटर मशीन लर्निंग में हम क्या कर रहे थे, हम रूल्स नहीं दे रहे थे, हम इनपुट और आउटपुट दिखा रहे थे, यानी उसको बता रहे थे कि ये केट है, ये डॉग है, केट है, डॉग है,
भले फिर वो इमेज के ऊपर लिखकर बताएं, जिस तरह भी, जस्ट अभी ये आप अस्यूम करें कि हम कंप्यूटर को ये चीज बता रहे थे और उसने रूल्स आइडेंटिफाई किए और अब आप उसको कोई भी पिक्चर दोगे वो आपको क्लासीफाई करके बता देगा। ठीक है, दिस इज अ होल आइडिया कि आप डेटा देते हो, साथ में उसके आंसर देते हो, वो सारे मॉडल के अंदर जाते हैं और मॉडल क्या करता है, प्रिडिक्शन ऑन न्यू डेटा। जब वो ट्रेन हो जाता है तो वो प्रिडिक्ट करता है न्यू डेटा पर, जो आपने पुराना डेटा दिया हो उस पर नहीं, जितना भी आप डेटा देंगे उस पर वो प्रिडिक्ट करेगा। ठीक है, तो मॉडल लर्न पैटर्न फ्रॉम एग्जाम्पल, ह्यूमन आल्सो लर्न पैटर्न फ्रॉम एग्जाम्पल, वी नो एज वेल। हमें किस तरह पता चला कि एप्पल इस तरह का दिखता है और बनाना इस तरह का दिखता है? We know the shape, we know the taste, ठीक है, and different attributes of different fruits। तो हम इस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, तो मशीन भी एग्जैक्टली इसी तरह आइडेंटिफाई करती है। Then use those pattern on the data it had never seen। ठीक है, यानी अब अगर मैं आपकी आईज पे पट्टी बांध कर भी आपको कहूं कि आपके सामने एक एप्पल है, एक बनाना है, आप गैस कर लोगे, टेस्ट करके गैस करो, टच करके गैस करो, यू कैन गैस इट। ठीक है, वो किस तरह गैस हुआ कि आपकी इतनी लर्निंग हो चुकी है उस चीज पे, आपको पता चल जाएगा। वेयर इज अगर मैं ऐसा कोई दो फ्रूट ले आऊं जो कभी आपने देखे ही ना हो, ठीक है, और उनकी शेप भी सेम हो, उनको उनके बारे में आप नहीं बता पाओगे, तो कंप्यूटर भी इसी तरह है। अगर कंप्यूटर को या मशीन लर्निंग को आपने वो चीज नहीं दिखाई ट्रेनिंग के दौरान, उससे मिलती जुलती चीज नहीं दिखाई, तो वो आपको गलत डिटेक्ट करके बताएगा, गलत आंसर देगा जिस तरह हम देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इंसान की तरह ही मशीन लर्निंग चलती है, बस ये आपको याद करने की चीज है। कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं मशीन लर्निंग में, अगर आपको ये वर्ड्स समझ में आ गए ना तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, मशीन लर्निंग में बार बार आप मेरे मुंह से सुनेंगे फीचर्स और टारगेट, ये दो चीजें। फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं इनपुट या क्लूज वी मेजर। ठीक है, इनपुट क्या होता है? किसी भी डेटा के लिए आप इनपुट देते हो, जैसे कि अभी हमने नंबर में देखा, नंबर इनपुट थे जो लेफ्ट साइड वाले थे 1 2 3 4 5, ये क्या था? इनपुट। और अगर हम केट डॉग की बात करें, केट डॉग की इमेजेस क्या होगी? इनपुट। ठीक है, तो इसमें जो हम अभी डेटा यूज करेंगे ना, वो एसएनएस के अंदर ही एक लाइब्रेरी के अंदर डेटा मॉड्यूल है, जो कि आपने शायद देखा हो, आइरस। आइरस एक यू समझे फ्लावर का डेटा सेट है, जिसके अंदर 3 किस्म के फ्लावर्स हैं, सटोसा है, ठीक है, और 2 किस्म के और हैं, वो अभी हम नीचे जाके देखेंगे। उसके अंदर ना डिफरेंट कॉलम्स हैं उस डेटा के अंदर। एक है पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ। ये क्या बता रहा है? ये जर्नली आपको ये बताता है कि जड़ जो आपकी होती है ना, जो आपका रूट होता है, वो कितना, उसका साइज कितना बड़ा है, उसकी विड्थ कितनी है, ठीक है, और उस रूट से उस पौधे तक की लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है। देन आपके पास एक और कॉलम है जो ये बता रहा है कि आइरस के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं या वो कौन सा फ्लावर है आइरस का। ठीक है, तो ये सारी चीजें उस डेटा के अंदर है, हम नीचे चल के देखेंगे। तो अभी फिलहाल इस एग्जांपल को आप स्किप करें, आपको जब हम वो डेटा देखेंगे तो आपको एग्जांपल क्लियर हो जाएंगे। फीचर्स आपको पता चल गया कि फीचर्स हमेशा होते हैं इनपुट, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स से। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर देखें इनपुट जो भी है ना आपका, ये वाला, ये क्या है? ये आपका है एक्स। ठीक है, यानी इनपुट फीचर। और अगर मैं बात कहूं टारगेट, टारगेट क्या होता है? द आंसर वी वांट टू प्रिडिक्ट, यानी जो आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका इनपुट हुआ एक्स, ये आपका वाई आउटपुट हुआ जो कि है आपका आंसर। यहाँ पर देखें आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स आपका क्या हुआ? यहाँ पर इनपुट हुआ, और वाई आपका क्या हुआ? आउटपुट या टारगेट। एक्स को हम फीचर भी कहते हैं मशीन लर्निंग में, और वाई को हम क्या कहते हैं? टारगेट कहते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, फिर आपके पास 2 चीजें और आएंगी मशीन लर्निंग में, एक होता है ट्रेन, एक होता है टेस्ट। सिंपल ट्रेन क्या होता है? जिसपे आप ट्रेनिंग करते हो किसी भी बच्चे की, किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल की। द एग्जाम्पल द मॉडल लर्न फ्रॉम। अब यहाँ पर जितना भी ये डेटा है जो मैंने मशीन लर्निंग प्रोग्राम में दिया है, ये क्या है? उसके लिए ट्रेनिंग डेटा है। कहाँ तक? 1 से लेकर 1000 तक, ये जो भी पूरा डेटा मैंने उसको दिया है ट्रेनिंग डेटा है। अब अगर मैं उसको आउटपुट में, या ये जब मॉडल ट्रेन हो गया, ये इक्वेशन आ गई, अब जब मैं मॉडल को इनपुट देता हूँ, लेट्स सपोज 10,000 या 1200 देता हूँ, तो 1200 देखें इनपुट डेटा का पार्ट नहीं है। ठीक है, यानी ट्रेनिंग डेटा का पार्ट नहीं है। तो वो कौन सा पार्ट होगा? वो टेस्ट का पास होगा, यानी फ्रेश एग्जाम्पल टू चेक द मॉडल।
पहले आप ट्रेनिंग करते हो मॉडल को डेटा देकर, फिर आप उससे क्वेश्चंस करते हो विद द न्यू डेटा, फ्रेश डेटा। जिस तरह टीचर ने आपको 5 क्वेश्चन दिए ट्रेनिंग करवाने के लिए, असाइनमेंट के लिए, आपने वो किया, फिर जब वो आपके एग्जाम ले रहे हैं तो आपको उन जरूरी है वही क्वेश्चन दे जो आपके ट्रेनिंग के दौरान या आपको लेक्चर के दौरान पढ़ाया था। हो सकता है वो आपको क्वेश्चन डिफरेंट दे, तो जब आपके पास डिफरेंट क्वेश्चन आता है तब आपकी सही से एवोल्यूशन होती है, तब आपका पता चलता है कि आप कितना सीखे हो। तो हम मॉडल को भी हमेशा टेस्ट डेटा देते हैं टेस्टिंग के लिए, ट्रेन डेटा देते हैं ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग डेटा आपके डेटा का 80% होता है, यानी लेट्स सपोज अब मेरे पास 100 रोज है ना, तो मैं 80 रोज दूंगा मशीन लर्निंग को ट्रेन होने के लिए, और 20 रो मशीन लर्निंग से छुपा लूंगा, ताकि जब वो ट्रेन हो जाए ना तो फिर मैं उससे टेस्ट करूं। ट्रेनिंग टेस्टिंग बहुत ही आसान चीज है। आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत टाइम लेता हो, लेकिन जो स्मॉल डेटा सेट होते हैं उसमें विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट्स आपके पास मॉडल ट्रेन हो जाता है। हम अभी करेंगे भी। जर्नली एमएल स्टैंड फॉर मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर 2 प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, या एमएल 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। जर्नली आप यही समझे, इसके अलावा भी हैं, वो बहुत डिटेल में हम चले जाएंगे। तो पहले हम ये समझते हैं मशीन लर्निंग आपकी 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एक, या तो वो क्लासिफाई करके देता है या वो रिग्रेशन करके देता है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? प्रिडिक्ट अ कैटेगरी, यानी मैं उसको इनपुट में दूं, मॉडल अब मेरा ट्रेन हो चुका है, मैं उसको इनपुट में दे रहा हूँ, मैं से पूछ रहा हूँ कि ये बताओ कि जो ईमेल मुझे आई है ये स्पैम है या नहीं है। तो जब आपने देखा होगा ईमेल में आपके पास कुछ ऑटोमेटिक ईमेल स्पैम में चली जाती है, वो किस तरह पता चलता है? उस पे ये क्लासिफिकेशन वाला एमएल मॉडल लगा हुआ है। यानी वो उसका काम क्या है, वो आपको क्लासिफाई करके देता है कि ये जो ईमेल आपके पास आई है ये स्पैम है या नहीं है। जो स्पैम होगी वो स्पैम फोल्डर में चली जाती है। इसी तरह मैंने एग्जांपल लिखी है विच स्पीशी, जो हमारा ये डेटा है इसके अंदर 3 स्पीशीज है, मैंने आपको बताया, वो हम नीचे चल के देखेंगे कौन सी स्पीशी है। ये अगर हम डिटेक्ट करेंगे तो वो क्लासिफिकेशन से डिटेक्ट करेंगे। और अगर मैं बात करता हूँ केट है या डॉग है, ये भी क्लासिफिकेशन है। याद करें हमारा टाइटैनिक वाला डेटा, उसमें अगर मैं पूछता हूँ कि ये बंदा सरवाइव हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना में जब जवाब आपके पास आ रहा हो तो वो क्या होता है? क्लासिफिकेशन होती है। वेयर एज अगर मैं बात करूँ रिग्रेशन की, रिग्रेश नंबर से निकला है। ये क्या करता है? ये वाले मॉडल्स आपको नंबर प्रिडिक्ट करके बताते हैं। लेट्स सपोज मैंने कहा कि एक घर है जिसके 2 रूम है और वो इतने स्क्वायर फीट पे है और उसकी इतनी मंजिल वो बनी हुई है, मुझे उसकी प्राइस प्रिडिक्ट करके बताओ। तो प्राइस किस में आएगी? हमेशा नंबर में आएगी, कोई क्लासिफिकेशन नहीं आएगी कि हाँ ये महंगा है या नहीं है। वो हमें एक प्राइस डिटेक्ट करके देगा। वो क्या होगी? वो रिग्रेशन प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको रिग्रेशन का मॉडल यूज करना है। तो आपको आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि वो रिग्रेशन में आती है, क्लासिफिकेशन में आती है, ठीक है। और इसी तरह टेम्परेचर देख लें कि भाई आज या पिछले साल मुसलसल जो फ्राइडे था उसमें टेम्परेचर 40 डिग्री था। अब मुझे बताओ कि अगले फ्राइडे में क्या टेम्परेचर होगा। तो वो मुझे आउटपुट क्या देगा? मॉडल हमेशा एक नंबर देगा ना, टेम्परेचर कोई भी 70 दे, 40 दे, 20 दे। तो ये क्या है? ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है, इसके लिए मुझे रिग्रेशन मॉडल यूज करना है। अगर मेरा कोई प्रॉब्लम क्लासिफाई वाला होगा तो मैं क्लासिफिकेशन यूज करूंगा। तो अभी हम अपनी कोडिंग की तरफ चलते हैं। आज हम जो कवर करेंगे वो क्लासिफिकेशन करेंगे। ये लाइब्रेरी से आप फेमिलर हैं, आपको पता है हम शुरू से यूज करते हुए हैं। और सी बॉर्न से मैं एक डेटा लोड कर रहा हूँ जिसका नाम है आइरस, और मैं आइरस का हेड करके आपको दिखा रहा हूँ कि आखिर आइरस दिखता किस तरह से, ताकि यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि जिस मॉडल पे हम डेटा को ट्रेन करने जा रहे हैं वो डेटा दिखता किस तरह है और हमारा गोल क्या है। फिर आप खुद ही बताएंगे कि इसका हमारा जो टारगेट है वो क्या होगा, हमें क्लासिफिकेशन मॉडल इसके लिए यूज करना है या रिग्रेशन। हमारे पास जो आइरिस डेटा है ना उसके अंदर 5 कॉलम्स है, देखें 4 कॉलम कौन से? सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, और आखिरी में एक कॉलम है स्पीशीज। स्पीशीज आपको ये बता रहा है कि ये जो एट्रीब्यूट्स है ना एक फ्लावर के, उसकी स्पीशी है सटोसा, ठीक है। मैं आपको क्या करता हूँ, पहले शेप दिखा देता हूँ इसकी। आपके पास 150 रोज है और 5 कॉलम्स है, ठीक है, और सारा डेटा क्लीन है आपके पास। ये देखें 4 आपके पास फ्लोट नंबर्स हैं और एक आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इज बेसिकली कैटेगरी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको ना स्पीशीज की यूनिक वैल्यूज दिखाता हूँ। वो किस तरह दिखती है? एक तो एन यूनिक से भी देख सकते हो,
बट वैल्यू काउंट आपको क्या बताती है कि हर एक स्पीशी के कितनी रोज है। मैं वैल्यू काउंट को रन करता हूँ, वगैरह आपके पास 3 स्पीशीज हैं, एक है सटोसा, एक है वर्सी वर्सिकलर, एक है वर्जिनिका, ठीक है। तो तीनों की वगैरह 50-50 रोज आपके पास है, यानी तीनों डेटा जो है ना, डेटा स्पीशीज उनकी 50-50 रो है, तो टोटल 150 हुआ और हमारे डेटा का साइज भी 150 है, यानी वी आर गुड टू गो। मशीन लर्निंग से पहले आपको हमेशा डेटा क्लीन करना पड़ता है, कोई मिसिंग वैल्यू ना हो, कोई डेटा में अनोमली ना हो, वो सारा कुछ हम कर चुके हैं, इसलिए मैंने क्लीन डेटा उठाया, ठीक है। आप पहले डेटा क्लीन करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, ग्राफ्स बनाएंगे, देन आप उस पर मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करेंगे, ठीक है। अब हमारा डेटा लकीली क्लीन है, तो हम डायरेक्टली मूव करेंगे। आपको क्विक लुक एट द पैटर्न, ठीक है। बिफोर एनी एमएल, लेट्स सी व्हाई दिस इज इवन पॉसिबल if a flower species from separate group when we plot them, ठीक है। मैं जनरली आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। आपके पास 3 स्पीशीज है, तीनों अलग अलग पड़ी हुई है, देखें। एक ये स्पीशीज है, ये कौन सी, सटुक्सा, वर्सिकलर और वर्जाइनल, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ये 3 स्पीशीज है ना, और तीनों आपके पास यहाँ पर डिफरेंट पेटल लेंथ और पेटल विड्थ के अंदर आ रही है, ठीक है। आपके पास 4 एट्रीब्यूट थे, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ और सैंपल लेंथ, सैंपल विड्थ, ठीक है। ये आपके पास फ्लावर की क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं फ्लावर की स्पीशी को जज करने के, ठीक है। आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, आइरिस स्पीशीज, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर इमेजेस में आपको दिखा सकूं, ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, आप इसको पढ़िएगा। मैं जैसे आपको बता देता हूँ फैक्ट्स क्या होते हैं इनके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके अंदर देखें, ये जो रूट है ना, इसके डिस्टेंस, इसकी विड्थ को कैलकुलेट करके हम डिफरेंट टाइप बता रहे हैं कि वो कौन सा आइरिस है, ठीक है, उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन आप गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको डेटा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, दिस सेपरेशन इज एग्जैक्टली व्हाट आवर मॉडल विल लर्न, ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं, हमारा जो क्लासिफाई वाला मॉडल है ना, जिसमें ये 3 हमारे पास स्पीशीज हैं, उनको वो क्लासिफाई करे। अब हमारे पास जितना डेटा पड़ा वो तो कम है, हम चाह रहे हैं कि फ्यूचर में जितना भी डेटा है वो इस डेटा से पैटर्न निकाले, पैटर्न निकालने के बाद वो आइडेंटिफाई करे कि यहाँ पर ये जो एट्रीब्यूट आपने बताए हैं, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, ये कौन सी स्पीशी के अंदर लाई करेगा, ठीक है। हमने ये मॉडल ट्रेन करना है। मैंने आपको बताया एक्स क्या होता है, द मेजर कॉलम, द क्लूज, ठीक है, जिसको हम फीचर्स कहते हैं, और वाई हमारे पास टारगेट होता है। तो एक्स हमेशा क्या होता है, जो इनपुट बनता है मॉडल के लिए। अब हमें कौन सा इनपुट बनाना है, आप पहले अपना आउटपुट आइडेंटिफाई कर लो। हमारे केस में आउटपुट क्या है, हमें स्पीशी डिटेक्ट करवानी है। तो हमारे पास आउटपुट क्या हो गया, स्पीशी कॉलम हो गया। यानी इसके अलावा जितने भी ये एक्स वाले ये जो कॉलम बाकी बचे हैं ना, ये मेरे क्या होंगे, एक्स इनपुट होंगे, यानी एक्स फीचर होंगे। तो मैं इनको सेपरेट कर लूंगा और इसको सेपरेट कर लूंगा। सिंपली मैंने किस तरह किया है, मैंने एक्स का एक वेरिएबल बनाया जिसमें से आइरस के ये जो 4 कॉलम्स है ना, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, और आइरस डेटा में से जो स्पीशी थी वो मैंने वाई के अंदर डाल दी, क्योंकि मैं अपने मॉडल से चाह रहा हूँ कि वो क्लासिफिकेशन वाला मॉडल हो और वो स्पीशी को डिटेक्ट करके बताए। तो मैंने यही किया, वाई और एक्स को स्प्लिट कर दिया और साथ में आपको दोनों की शेप दिखा दी, ठीक है। एक्स की शेप क्या आई, 150/4, यानी रोज दोनों में सेम रही, सिर्फ कॉलम को सेपरेट कर दिया हमने। 150 वाले के अंदर कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स है, ये नीचे हमने प्रिंट करवाया हुआ, देखें एक्स का हेड। वेयर एज वाई के अंदर क्या है, 150 रोज तो हैं, लेकिन कॉलम कॉमा जी कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आप याद करें टपल का कॉन्सेप्ट, टपल आपने सिंगल बनानी होती तो आप किस तरह लिखते थे, कुछ भी नहीं लिखते थे तो वो 1 कंसीडर हो जाती थी आपके, 1 एलिमेंट वाला। तो आपके पास यहाँ पर कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है, जो कि नहीं दिखा रहा आपको यहाँ पर। इसलिए अगर आप यहाँ पर वाई लिखेंगे ना, वाई, और मैं इसको सिंपली रन करता हूँ, तो ये देखें आपके पास यहाँ पर, ये देखें वाई के अंदर आपके पास स्पीशीज आ गई है, सटोसा, वर्जिनिका, ठीक है, डिफरेंट। स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 1 तो ये हो गया कि आपने अपना टारगेट कॉलम देख लिया जो आपने मशीन लर्निंग से प्रिडिक्ट करवाना है, और आपने इनपुट फीचर को अलग कर लिया, ठीक है।
अब सेकंड कॉलम, आप सेकंड टास्क आपके पास क्या है कि आपने डेटा को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करना है। मैंने आपको कहा था ना मशीन लर्निंग में आपने 4 टर्म ही ज्यादातर याद रखनी है। पहली टर्म क्या थी? पहली टर्म ये थी कि आपके पास फीचर क्या होते हैं। फीचर आपने देख लिया, जो इनपुट आपने देना है, और इनपुट को आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका, आप सबसे पहले आउटपुट यानी वाई डिटेक्ट कर लेंगे। आप प्रिडिक्ट क्या करना चाह रहे हैं मॉडल से, तो हमें पता चल गया हम स्पीशी को प्रिडिक्ट कराएं। जैसे मैंने वाई को माइनस किया तो मेरे पास जो एक्स में बचा वो सारा मेरे पास क्या था? इनपुट था। ठीक है, अब आपका काम है कि ये जो 150 डेटा है ना, इसको तोड़ना है आपने ट्रेन और टेस्ट के अंदर। इसके लिए हमारे पास ना एक लाइब्रेरी आती है जिसका नाम है साइकिट लर्न। ठीक है, आपने नाम सुना होगा इसका, नहीं सुना तो आप सुन ले, मशीन लर्निंग में बहुत यूज होता है। ठीक है, गोल्डन रूल क्या है? नेवर टेस्ट योर मॉडल ऑन द सेम डेटा इट लर्न फ्रॉम। वो ये कह रहा है कि जिस पे आपने बच्चे की ट्रेनिंग की है ना, वही डेटा देकर उसकी एवोल्यूशन ना करो। यानी मैं टीचर ने मुझे 10 क्वेश्चन की ट्रेनिंग करवाया और वही एग्जाम में क्वेश्चन दे रहा है, तो मेरी एवोल्यूशन क्या होगी? मेरा बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा मेरी परफॉर्मेंस पे, क्योंकि ये तो मेमोराइजिंग हो गया कि मैं उसी आंसर को मेमोराइज कर लूं। मेरी लर्निंग तो कुछ भी नहीं हुई। लर्निंग तो तब होगी कि उससे मिलता जुलता सवाल डिफरेंट सिनेरियो में आया, तो देखूं मैं किस तरह एवल्यूट करता हूँ, उस चीज को आंसर देता हूँ। ठीक है, ये रीजन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इससे बचने के लिए कि हम उसको अलग टेस्टिंग के लिए अलग डेटा दे, ट्रेन के लिए अलग देता है डेटा, तो हमारे पास 150 रोज का है, तो हम क्या करेंगे? एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे। पिप इंस्टॉल साइकिट लर्न और -q कर दिया तो ये क्या होगा? लाइब्रेरी इंस्टॉल कर देगा और आपको शो करेगा। मैंने इंस्टॉल की हुई है। इसके अंदर से आप एक मॉडल स्प्लिट डाउनलोड करोगे या इंपोर्ट करोगे जिसका नाम है फ्रॉम scikit-learn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसका नाम ही ये देखें क्या दिया हुआ है कि वो ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करेगा आपके डेटा को। मैंने इसको इंपोर्ट किया। इसके अंदर आपने क्या देना होता है? देखिए, ये फंक्शन है आपके पास ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसके अंदर पहले आपने इनपुट देना है। आपका इनपुट क्या है? एक्स। ठीक है, इनपुट यानी फीचर, और आउटपुट आपका क्या है? वाई है। टेस्ट साइज आपने इसको बताना है कि आपका टेस्टिंग साइज आपने क्या रखना है। जो आपने डेटा रखना है ना, मैंने आपको बताया था कि 80% आप ट्रेनिंग का डेटा रखो, कम से कम भी। तो जब 80% में ट्रेनिंग डेटा रखना चाह रहा हूं तो मुझे टेस्ट साइज क्या रखना होगा? 0.2%, यानी बाकी 80 और टेस्ट के साइड से चला जाएगा। ठीक है, और रैंडम स्टेट 42 क्या करता है? ये रैंडमली डेटा को डिफाइन करता है। इसको आपको अभी इतना समझने की जरूरत नहीं है, इसको हम आगे वाली क्लास में देखेंगे। बाकी ये याद रखें कि रैंडम स्टेट इक्वल टू 42, इट टेल्स अस के डेटा को आपने किस तरह इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसा ना हो कि सारी क्लासेस एक तरफ चले जाए, यानी एक रैंडमनेस से डेटा को स्प्लिट करना है। जब मैं फंक्शन को चलाऊंगा ना, तो मुझे 4 वैल्यूज मिलेंगी। पहली 2 मिलेंगी ट्रेन और टेस्ट की, एक्स के लिए यानी फीचर्स के लिए। तो मैंने क्या किया? देखें, एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट में उसको तोड़ दिया, और वाई ट्रेन और वाई टेस्ट में तोड़ दिया। पहले आपको 2 वैल्यूज कौन सी मिलेंगी? जो 2 वैल्यूज रिटर्न होंगी इस फंक्शन से, वो एक्स की फीचर, यानी जो फीचर है ना उसकी ट्रेन और टेस्ट। फीचर हमारे पास क्या था? एक्स। अगर मैं प्रिंट कराऊं तो ये मेरा एक्स था। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास कुछ डेटा यानी 150 में से हो सकता है 120 डेटा क्या कहते हैं, एक्स ट्रेन के अंदर चला जाए, जो यहाँ पर हमने लिखा है, और वही 120 आउटपुट जो है वो एक्स टेस्ट के अंदर चला जाए। वेयर अगर मैं बात करूं एक्स ट्रेन की, ठीक है, वाई ट्रेन की, सॉरी, वाई पे ट्रेनिंग जो आपके पास है वो किस तरह स्प्लिट होगी? वाई की ट्रेनिंग हमारे पास कौन सी है? ये वाली। अब इसमें से हमें कुछ ट्रेनिंग का डेटा निकालना है, जो टेस्ट के अंदर गया है वही ट्रेनिंग के अंदर हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? वो इवनली वाई ट्रेन का डेटा अलग करेगा और वाई टेस्ट का डेटा अलग करेगा। सिंपली यू समझो आसान करके कि आपके पास यहाँ पर एक्स है। ठीक है, मैं एक्स को प्रिंट करता हूँ सिंपली, सॉरी एक्स कैपिटल है। ये आपके पास 150 रोज आई है ना। जब मैं इसको रन करूंगा ना, इस फंक्शन को, कहाँ गया? ये रहा। इस फंक्शन को जब मैं रन करूंगा ना, तो मेरे पास एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट में पता है क्या आएगा? इनमें से डेटा टूट कर आ जाएगा। लेट्स सपोज 150 रोज है ना, तो मेरे पास हो सकता है 120 रोज कहाँ चली जाएगी? ट्रेन के अंदर, जो यहाँ पर मैंने डिफाइन किया हुआ है एक्स ट्रेन के अंदर। और एक्स टेस्ट का मतलब ये है कि इसको हम टेस्टिंग के दौरान यूज करेंगे, क्योंकि टेस्टिंग के दौरान भी तो हमें इनपुट देना होगा ना मॉडल को। ऐसे तो नहीं हम डायरेक्ट आउटपुट देंगे।
तो हो सकता है बाकी जो 20 रोज हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर 0.2% दिया है टेस्ट साइज, तो जो 20 रोज हैं वो कहाँ पर चली जाएंगी, एक्स टेस्ट के अंदर चली जाएंगी। सेम अगर मैं यहाँ पर वाई प्रिंट करवाता हूँ तो वाई में भी 150 रोज है, ठीक है। अब ये जो 150 रोज है ना, इसमें से क्या होगा, वाई ट्रेन के अंदर ऑलमोस्ट 130 रोज चली जाएंगी और 20 रोज जो है ना वो वाई टेस्ट के अंदर चली जाएगी। मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ और यहाँ पर हम ना एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट की शेप दिखाते हैं। ये देखें, वो कह रहा है एक्स ट्रेन एग्जाम्पल के अंदर 120 रिकॉर्ड्स चले गए हैं और टेस्टिंग के अंदर 30 रिकॉर्ड्स चले गए। अब मैं दोनों को शो करवा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ मैं लिखता हूँ एक्स ट्रेन, एक्स ट्रेन के अंदर देखें 120 रोज है और वही एक्स के अंदर से उसने वो सारी चीजें निकाली, कोई आउटपुट आपको नहीं दिख रहा। आउटपुट कहाँ जाएगा, वाई के अंदर जाता है। अभी हम एक्स के अंदर है, ये है एक्स ट्रेन। एक्स ट्रेन का मतलब ये है कि ट्रेनिंग के दौरान हम मॉडल को ये डेटा देंगे, ठीक है। और टेस्टिंग के दौरान कौन सा डेटा देंगे टेस्ट करने के लिए, उसका नाम क्या है, एक्स टेस्ट, ठीक है, टेस्ट। तो ये देखें सेम वही डेटा है, ठीक है, वही कॉलम है, लेकिन रोज कम है। ये देखें, अगर मैं नीचे आपको दिखा सकूं, इसने रोज नहीं दिखाई, नहीं दिखाई इसने रोज। अगर मैं इन्फो करूं तो मुझे दिखाएगा रोज, वैसे शेप से मुझे दिखा देगा, ठीक है। आपके पास 30 रोज है हर एक कॉलम के अंदर, ठीक है। तो मैं इस डेटा को ही दिखाता हूँ आपको पहले। तो ये देखें इससे इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया, लाइक रैंडम उठाई है। 73 रो इसके अंदर डाल दी, 18 रो इसके अंदर डाल दी, वगैरह। तो ऊपर आप देखें तो 22 इसके अंदर आई है, 15 इसके अंदर आई है। इसी तरह ये हमारा ट्रेनिंग का हो गया। अगर मैं बात करूं कि ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग डेटा तो ये जाएगा, हमने कहा था लेबल भी जाते हैं जो आउटपुट होते हैं, वो कौन सा जाएगा, वो जाएगा वाई ट्रेन, ठीक है। वाई ट्रेन के अंदर देखें एग्जैक्टली वही रोज होंगी। आखिरी में कौन सी रो है, 102 जो ट्रेनिंग की रो है, और यहाँ पर भी देखें 102, फिर 92, फिर यहाँ पर 92, फिर 14, फिर 14। ये इतना आसानी से हो कैसे गया, ये इस मेथड के थ्रू हुआ है। इस मेथड ने ये सारा काम हमारे लिए आसान कर दिया। बस आपको वेरिएबल सही से रखने हैं, इससे पहले इक्वल टू से पहले पहले आएंगे ट्रेन और टेस्ट एक्स के, फिर आएंगे वाई के ट्रेन और टेस्ट, ट्रेन और टेस्ट, ट्रेन और टेस्ट, इस तरह याद है, क्योंकि पहले ट्रेनिंग होती है फिर टेस्टिंग होती है। और ट्रेनिंग में भी सबसे पहले किस चीज पे ट्रेन होता है, यानी वो आपसे पहले इनपुट लेता है फिर आउटपुट लेता है ना। तो इस तरह इसको आप याद रख लें कि एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, फिर वाई ट्रेन वाई टेस्ट। जब आपका डेटा स्प्लिट हो गया ना, अब आपके पास अगला स्टेप है, आपने मॉडल चूज करना है। मॉडल को चूज करना है और ट्रेनिंग पता है किस तरह होती है, सिर्फ एक इस फंक्शन के थ्रू, डॉट फिट। आपने सुना होगा ट्रेनिंग कोई बहुत ही बड़ी चीज है, बट एक फंक्शन आप लिखते हो डॉट फिट और मॉडल आपका ट्रेन हो गया, ठीक है। हम यहाँ पर जो मॉडल यूज करने जा रहे हैं ना, बहुत सारे क्लासिफिकेशन के मॉडल हैं, बहुत सारे, बट हम जो यूज कर रहे हैं वो के नियरेस्ट नेबर, जिसको हम KNN भी कहते हैं, ठीक है। ये KNN वो वाला KNN नहीं है जो चिकन वाला आप एड्स में देखते हैं, ये एक मॉडल है मशीन लर्निंग का, ठीक है। के नियरेस्ट नेबर, ठीक है, द मॉडल इंट्यूटिव मॉडल देयर इज, ठीक है, जो हम यूज करेंगे अभी, ठीक है। हाउ KNN थिंक्स, अब इस मॉडल की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, ये क्या करता है, किस तरह यूज करेगा हमारे डेटा को। वो ये कह रहे हैं टू क्लासिफाई अ न्यू फ्लावर इट लुक एट द के क्लोजेस्ट फ्लावर इट ऑलरेडी नोज एंड टेक अ वोट। याद करें उस ग्राफ को, ये वाला ग्राफ। अब क्या है, हर एक पॉइंट के इर्द गिर्द कुछ नेबर है ना, देखें इस पॉइंट के आसपास कुछ नेबर्स हैं। कोई भी पॉइंट आप उठा लेंगे ना, उसके पास कुछ ना कुछ नेबर्स होंगे। इस पॉइंट के कौन से नेबर्स हैं, ये वाला नेबर है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। वो कह रहा है कि ये जो मॉडल होगा ना, किस तरह किसी स्पीशी को क्लासिफाई करेगा। वो एक पॉइंट के नेबर्स को देखेगा, 5 नेबर्स को, और 5 नेबर से वोट लेगा। जो ज्यादा होंगे ना उसके पास वाले, वो उसके अंदर उसको डाल देगा। लेट सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि बॉयज एंड गर्ल्स का हम ना ग्रुप बनाने जा रहे हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपने आसपास में मेरे रूम के अंदर देखूंगा कि मेरे 5 जो आसपास ह्यूमंस है ना, वो कौन है। मैं वोट करूंगा, मैं पहले से पूछूंगा, वो मुझे कहेगा बॉय 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 बॉय, ठीक है। मैंने देख लिया कि 2 बॉयज हैं
सॉरी 3 बॉयज हैं एंड 2 गर्ल्स है, तो अब ज्यादा वोट किसका हुआ, 2 बॉयज 3 बॉयज का। तो मैं क्या करूंगा, मैं आने वाले न्यू बच्चे को क्लासिफाई कर दूंगा उसके अंदर। ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दी है। हमारे केस में क्या होगा, यहाँ पर डेटा लेट्स सपोज एक पॉइंट है, न्यू डेटा जब हमारे पास आता है वो यहाँ पर एक लाई करता है इस पॉइंट पर ना, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जहां पर मेरा कर्सर आपको दिख रहा है, इसके नियरेस्ट नेबर कौन कौन से 5 सारे देखेंगे तो आप वर्सी कलर वाले ही आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो हमारा मॉडल क्या करेगा, उसको कहेगा कि ये वर्सी कलर है इसके स्पीशीज। वेयर अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर मेरा पॉइंट है, तो अब देखें नियरेस्ट नेबर आपके क्या हैं, ये वाले हैं, क्या कहते हैं, सटोसा वाले। तो वो उसकी क्लासिफाई क्या कर देगा, सटोसा के साथ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं। ट्रेन करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली मैंने आपको ये बता दिया कि वो वोट करता है। इफ द 5 नियरेस्ट फ्लावर आर मोस्टली सटोसा, इट गेसेस सटोसा, दैट इज यू आर लाइक योर नेबर्स, ठीक है। ये आपको आंसर दे रहा है। डॉट फिट इज अ वर्ड फॉर लर्निंग फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा। आपने स्प्लिट किस तरह इस मॉडल को इंपोर्ट करना है, हम उसी लाइब्रेरी का यूज करेंगे, sklearn scikit learn का, जो इससे हमने ट्रेन टेस्ट स्क्रिप्ट यूज किया था। डॉट नेबर्स, ठीक है, ये इसके अंदर से हम निकालेंगे के नेबर्स क्लासिफायर, ठीक है। इसका नाम है के नेबर्स क्लासिफायर, जिसको के नियरेस्ट नेबर हम कहते हैं, ठीक है, के। आपने ये इंपोर्ट किया, इसका नाम देख लीजिएगा, फाइल आपको मिल जाएगी। और आपने क्या करना है, जैसे इसको इंपोर्ट कर लिया ना, तो आपने इसके अंदर इसका एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना है। यानी इसके अंदर एक पैरामीटर आता है जिसका नाम है एन नेबर्स। मैंने आपको कहा ना, आप वोटिंग करोगे इस मॉडल के अंदर, ये मॉडल वोटिंग करता है कि कितने नेबर से मैंने पूछना है। मैंने इसको कह दिया 5 नेबर से पूछो, आप चाहो तो 10 भी दे सकते हो, बट जनरली 5 यूज होते हैं, इसलिए मैंने एन नेबर्स इक्वल टू 5 कर दिया। और उसको एक मॉडल नाम के वेरिएबल में डाल दिया ताकि मैं उस पर फिट लगा सकूं, यानी उसकी ट्रेनिंग कर सकूं। ये तो हो गया मॉडल डेफिनेशन, क्रिएट अ मॉडल। अब लर्निंग फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा किस तरह होगी, सबसे पहले आप मॉडल लिखोगे जो ऊपर आपने बनाया, डॉट फिट। मैंने आपको कहा था ना, डॉट फिट से ट्रेनिंग होती है। जैसे आप डॉट फिट करोगे और फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, 2 चीजें दोगे ट्रेनिंग के दौरान। आप याद करें स्लाइड को, ट्रेनिंग में क्या कर रहे थे आप, मॉडल की इनपुट एंड आउटपुट दे रहे थे, लेकिन कौन सा, ट्रेनिंग का, टेस्टिंग का इनपुट आउटपुट नहीं। अब हमारे पास 4 डेटा सेट है, एक ट्रेनिंग इनपुट, ट्रेनिंग आउटपुट और टेस्टिंग इनपुट, टेस्टिंग आउटपुट, ठीक है। तो अभी हम ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक्स ट्रेन, पहले उसको बताएंगे इनपुट यानी फीचर्स। तो पहले मैंने उसको क्या बताया, एक्स ट्रेन, फिर कॉमा देके फिर मैं उसको बताऊंगा टारगेट। टारगेट मेरे क्या थे, वाई ट्रेन, ठीक है। तो मैंने ये दोनों इसके अंदर दिया और आखिरी में इसके अंदर फिट कर दिया, और मैं इसको हटाता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट को, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखिए, उसने मुझे बता दिया कि आपका जो के नियरेस्ट नेबर था वो हमने ट्रेन कर दिया है। मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको कॉल के पैरामीटर्स देख सकता हूँ। हमने क्या पैरामीटर दिया था, एक ही दिया था जो कि था ये 5 नेबर्स वाला। बाकी सारे बाय डिफॉल्ट हैं। देखिए इस मॉडल के अंदर कितनी सारी चीजें हैं, ठीक है। आप इसके बाद फिट एट्रीब्यूट्स भी देख सकते हो कि क्लासेस कौन सी थी, इनपुट क्या गया। ये देखिए फीचर नेम, इनपुट क्या थे, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, ठीक है। और आपके पास क्लासेस कौन सी है, क्लासेस बेसिकली हमारे पास स्पीशीज थी, सटोसा, वर्सी कलर और वर्जिनिका, ठीक है, 3 हमारे पास थे। ये इसने हमें मॉडल की डिटेल दे दी थोड़ी सी, ठीक है। बट इसके बाद हमारे पास जैसे फिट करते हैं ना, अब हमारे पास है इस मॉडल को एवेल्यूट करने का टाइम, यानी प्रिडिक्शन लेने का टाइम। अब उसने ट्रेनिंग तो कर दी, ठीक है, हमें पता चल गया, बट हमें पता कैसे चलेगा उसने सही ट्रेनिंग की है नहीं की। तो हम उसको कुछ ऐसा डेटा देंगे जो उसने कभी देखा ही ना हो। अब आपको पता चलेगा हमने स्प्लिट क्यों किया था डेटा को, ठीक है। मैंने स्प्लिट किया था ना डेटा को, वो मैंने किस में किया था, एक्स टेस्ट और एक्स वाई टेस्ट में, ठीक है, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट में। अब मैं इसको देखे सिर्फ इनपुट दे रहा हूँ, आउटपुट नहीं दे रहा हूँ। मॉडल के अंदर वो मॉडल ट्रेन हो चुका था, मैंने इसका एक नया वेरिएबल बनाया प्रिडिक्शन, और मॉडल डॉट फिट के बजाय मैंने क्या दिया, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। अब प्रिडिक्ट क्या करता है, प्रिडिक्शन देता है। जो मॉडल ट्रेन हुआ है ना वो आपको प्रिडिक्शन देगा। अब इसके अंदर मैंने सिर्फ उसको क्या दिया है, एक्स इनपुट दिया है, एक्स टेस्ट वाला, क्योंकि ट्रेन पे तो वो ट्रेन हो चुका है, ट्रेन तो मैं उसे दिखाऊंगा नहीं, मैं उसे अब दिखाऊंगा एक्स टेस्ट। जो हमारे पास 20 रोज थी ना, आपको याद है। तो अब इन चारों को
फीचर को हर एक रो की लेके वो हमें क्लासिफाई करके बताएगा, और इसकी क्लासिफिकेशन हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। वो कहाँ पड़ी हुई है? वाई टेस्ट के अंदर, ठीक है। वो ये कह रहा है कि जो 73 नंबर रो है ना वो वर्सी कलर है। 73 का ये नहीं, 73 इसके जो एट्रीब्यूट है वो वर्सी कलर, जैसे ये रियल डेटा हमें बता रहा है। बट हम देखना चाहते हैं कि मशीन लर्निंग मॉडल भी ऐसे आइडेंटिफाई करता है कि वाकई में 73 नंबर रो वर्सी कलर है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? पहले तो इस मॉडल को प्रिडिक्शन में डालना होगा, प्रिडिक्ट करके। फिर मैं एक डेटा फ्रेम बना रहा हूँ प्रिडिक्ट करके, जो इस मॉडल से प्रिडिक्शन आएगी, ये वाली प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन कॉलन 10। कॉलन 10 का मतलब ये है कि मैं सिर्फ 10 शुरू की प्रिडिक्शन दिखा रहा हूँ, और उसके साथ एक एक कॉलम में और बना रहा हूँ जिसका नाम है एक्चुअल। एक्चुअल कौन से हैं? ये वाले लेबल है, वाई टेस्ट, ठीक है। आपको याद है ना, अभी मैंने आपको दिखाया। तो मैं इस कॉलम को साइड बाय साइड प्रिंट करवा रहा हूँ ताकि आप दोनों की प्रिडिक्शन एक साथ देख पाओ। जब मैं इसको रन करूंगा तो ये वो है, ये लेफ्ट साइड वाले वो है जो हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किए हैं, और राइट साइड वाले एक्चुअल आंसर हैं इसके। तो देखें, पहले का वर्सी कलर था, इसने सही डिटेक्ट किया। यहाँ से देखें, पहले का वर्सी कलर और इसने सही प्रिडिक्ट किया। सटोसा भी इसने सही प्रिडिक्ट किया, वर्सी वर्जिका भी इसने सही डिटेक्ट किया, वर्सी कलर भी सही, यानी ऑलमोस्ट सारा डेटा पॉइंट सही डिटेक्ट किया। ऐसा क्यों? क्योंकि डेटा बहुत ही बेसिक था और इसमें कोई भी एनोमली नहीं थी। सारों के अंदर एक वासे पैटर्न था, बहुत बड़ा डिफरेंस था। किस तरह? आप वापिस से ग्राफ देखें, बड़ी थोड़ी सी क्लास बड़ी होगी, बट ये देखें, ये बहुत दूर बैठा हुआ है, ये उससे दूर बैठा हुआ है, ये उससे दूर बैठा हुआ। तो ये क्या हुआ कि मॉडल ने इस पे अपनी लर्निंग बहुत अच्छे तरीके से की और हमें सही से प्रिडिक्शन दी। अब ना सिर्फ आप इसको ये डेटा दे सकते हो, बल्कि आप कुछ भी दे सकते हो आप इसको ना, लेकिन आपने 4 इनपुट देने हैं इसके अंदर: सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, इस मॉडल को डॉट प्रिडिक्ट के अंदर। तो हम क्या करते हैं, वही देते हैं। पहले मैं आपको एक्यूरेसी स्कोर भी बता देता हूँ कि मॉडल जब ट्रेन होता है ना तो वो आउट ऑफ 100% एक्यूरेसी स्कोर भी आपको बताता है, बेस्ड ऑन ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा, ठीक है। तो मैं उसके लिए मैट्रिक्स को इंपोर्ट कर रहा हूँ, साइकिल लेंथ से, जिसके अंदर एक मैट्रिक होता है एक्यूरेसी स्कोर। ये क्या करता है? आपको एक्यूरेसी बताता है। एक्यूरेसी का फार्मूला क्या है? करेक्ट गेसेस डिवाइडेड बाय टोटल गेसेस, सिंपल एंड ऑनेस्ट फॉर अ बैलेंस डेटा सेट। ये एक फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जस्ट इसका किस तरह से स्कोर निकालते हैं आप? एक्यूरेसी स्कोर के अंदर 2 चीजें देते हैं। एक क्या देते हो? जो मॉडल, जो एक्चुअल करेक्ट गेसेस थे जो कि हमारे वाई टेस्ट के अंदर पड़े हुए हैं, और कॉमा जो सही से प्रिडिक्ट किए हमारे मॉडल ने, जो प्रिडिक्शन दी है सिंपली, इन दोनों का कंपैरिजन होगा और आखिरी में हमें स्कोर मिलेगा जो कि 100% आएगा, क्योंकि अभी हमने जिस डेटा पे काम किया है डेटा ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है, ठीक है। तो इस पर हमारे पास एक्यूरेसी 100% आई है, क्योंकि एक डमी डेटा था और बना ही मशीन लर्निंग पर ट्रेन होने का है। रियल टाइम में आपको कोई रियल डेटा होगा उस पर आपको 80 से 90 भी अगर मिल जाती है परसेंटेज एक्यूरेसी की, तो यू आर गुड टू गो। अब हम क्या कर रहे हैं, एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं न्यू, ब्रांड न्यू फ्लावर की, जिसका ना एक्स टेस्ट में जिक्र है ना वाई टेस्ट में जिक्र है, ठीक है, ना ट्रेनिंग में डिस्कस था। तो मैं एक फ्लावर बना रहा हूँ जिसका मैं डेटा फ्रेम बना रहा हूँ पीडी डॉट डेटा फ्रेम करके। इसके अंदर 4 वैल्यूज दे रहा हूँ। पहली वैल्यू क्या है? सेपल लेंथ, दूसरी सेपल विड्थ, फिर पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, और उनके कॉलम भी दे दिए मैंने यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको पहले शो करवा देता हूँ, न्यू फ्लावर के नाम से है, ठीक है। ये एक रो मैंने न्यू बनाई है अपनी तरफ से, ठीक है। और अब मैं इस रो को दूंगा मॉडल के अंदर, वो कहाँ है? न्यू फ्लावर के अंदर। इसका देखें कोई भी आउटपुट नहीं है, मैंने यहाँ पर कोई वो मेंशन नहीं किया कि इसका स्पीशी क्या है। बस मैंने मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करके न्यू फ्लावर का डेटा अंदर दे दिया और मैंने इसका पहला गेट सिखा दिया, क्योंकि जनरली हमारे पास पहली रो ही आएगी। वो कह रहा है ये जो है ना ये सटोसा के आसपास है। तो अगर आप सटोसा की फीचर देखोगे ना तो आपको यही नजर आएगा। मैं आइरस को प्रिंट करवा देता हूँ। देखिए, जो सटोसा है ना उसकी सेपल लेंथ ऑलमोस्ट इसके आसपास ही है, 5.1, विड्थ 3.5, 1.4, 0.2। अब इसकी वैल्यूज को आप चेंज करें, मैं इसको 5.2 करता हूँ, 3.6 करता हूँ, 1.5 करता हूँ, 0.3 करता हूँ। लेट्स सी। और जब मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे उसने सटोसा ही दिया। लेट्स सी।
टटोसा ही दिया एग्जैक्टली। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो आसपास के नेबर्स हैं उससे उसने क्या किया कि नियरेस्ट नेबर ने हमें मॉडल की प्रिडिक्शन करके दी। ठीक है, ये थोड़ी सी न्यू टर्म्स है आपके लिए अभी मशीन लर्निंग की, लेकिन ये है कि जनरली आपको जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि एक्स फीचर क्या होते हैं, वाई क्या होता है यानी टारगेट वैल्यू क्या होती है, स्प्लिट किस तरह करते हैं, डॉट फिट से हम ट्रेनिंग करते हैं, डॉट प्रिडिक्ट से हम गैस करते हैं, और एक्यूरेसी स्कोर हमें ये बताता है कि हम कितना राइट है। ठीक है, आपको असाइनमेंट दे दी जाएगी, आप उससे थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, देन आपको इंशाल्लाह और भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई चीज नहीं समझ में आई, कोई क्वेश्चन है आपका, सो डू लेट मी नो, आई विल गाइड यू, अदरवाइज इट्स गुड टू गो। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी इसकी। मशीन लर्निंग हमारे कोर्स में नहीं था, बट मैंने सोचा कि इसको करवा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है आई नो, बट ये कि कोशिश की मैंने कि जितना आसान करके आपको चीज़ें समझाई जाए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है देन गुड टू गो। कल के लेक्चर में हम इसको फर्दर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।